कौन सा है? फोर्स। हाँ ठीक है, बीएनएस में कहाँ कौन सा सेक्शन है? 128। क्या हेडिंग है उसमें? ठीक है, फोर्स, फिर क्रिमिनल फोर्स, फिर असॉल्ट, ऐसे ही लिखा हुआ है। ठीक है, और बताओ, और क्वेश्चन बताओ। सवाल ही थे वो तो। ठीक है ना? हाँ चलो ठीक है, ये राज छुपा लिया है। बताओ। फोर्स का सवाल, सॉरी, फोर्स का तो सवाल नहीं है। क्या फ्रॉड कर दिया है क्या? सिंपल यस नो नहीं? क्या लगता है? गुड़िया क्या लगता है? ना, ये कोई मटेरियल फैक्ट नहीं। वर्जिनिटी इज नॉट मटेरियल। ठीक है, वर्जिनिटी दोनों के लिए ध्यान रखना, कोई मटेरियल नहीं। लेकिन अगर इसी सवाल को मैं अगर थोड़ा सा मैनिपुलेट कर दूंगा, ठीक है ना, यानी कि अगर मैं कहूँ कि भाई लड़का या लड़की इमोरल लाइफ जीता है या जीती है, ठीक है, जैसे कि मैं कहूँ कि ये लड़का तो जिगोलो का काम करता है, जिगोलो शायद जी से है, पता नहीं, मैं चलो बच्चों वाली लिख देता हूँ, जिगोलो का काम करता है, यानी मेल प्रोस्टिट्यूट है ये, वो फीमेल प्रोस्टिट्यूट है। ठीक है जी, और छुपा रहे हैं। ठीक है, अब मटेरियल हो गया, फ्रॉड हो गया, डन, सिंपल। ठीक है, लिख लो। ही शी, ही शी नेक्स्ट उसमें ये लिस्ट लिस्ट क्रिएट करो ना तुम, ना नेक्स्ट नंबर डाल लो। लिस्ट क्रिएट कर रहे हो ना एक, तो नेक्स्ट नंबर डालो। ही शी इज लिविंग एन इमोरल लाइफ, लिविंग एन इमोरल लाइफ, comma concealed the fact and arranged a marriage for themselves कर लो। हाँ, फॉर themselves। हाँ, इसी कारण आपने लिविंग लिखा है, लिव्स नहीं लिखा आप, आपने लिविंग लिखा है, तो कंटिन्यूस है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्या था? पास्ट को इंटरव्यू नहीं करेंगे मतलब? नहीं, वो जी रही है, वो जी रहा है ना, वो तो लाइफ जी रहा है, पास्ट से जिएगा तभी तो कंटिन्यू होगा। हम्म। अगर ये एक इंसिडेंट है तो उसकी बात नहीं है, ठीक है ना, ये फिर वापस से फिर वर्जिनिटी वाले में चला जाएगा। ठीक है ना, लिविंग इन का मतलब होता है कि वो जी ही ऐसे रहा है। ठीक हो गया, सिंपल। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या था? नहीं, वो तो लिखवा दिया ना हमने, फिड्यूशियल रिलेशनशिप वाला, होमवर्क होमवर्क जो दिया था। क्या था? हाँ ठीक है, उसने कंसेंट दिलवा दी, बताओ, या उसकी कंसेंट से शादी हो गई? ना लड़के वालों को लड़की का पता है, ना लड़की वालों को लड़के का पता है। मतलब दिख तो रहा है वो सामने कि भाई लड़का बैठा है, लड़के को लड़की दिखाई दे रही है, लड़की को लड़का दिखाई दे रहा है, दिख तो रहा है वो, लेकिन ये नहीं पता कि भाई फैमिली क्या है। ठीक है ना, और जितनी भी मटेरियल चीजें थी, है ना, हमने मटेरियल चीजों की एक लिस्ट लिखी है जिसके ग्राउंड पर फ्रॉड हो रहा है। ठीक हो गया, वो कोई भी चीज नहीं पता है। ठीक है, और शादी हो गई, बताओ, फ्रॉड है। ठीक है, कैसे?
और यस, इंटेंशन भी नहीं, इंटेंशन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, मटेरियल सरकमस्टेंसेस जो बाद की चीजें हैं उसकी, सबसे पहले इंटेंशन। देखो सीधी सिंपल सी बात है, अगर कोई अपने बारे में छुपा रहा है तो उसकी कोई इंटेंशन है। उसकी इंटेंशन प्योर भी हो सकती है, उसकी इंटेंशन इम्प्योर भी हो सकती है। उसकी इंटेंशन सामने वाले को मारने की भी हो सकती है, उसकी इंटेंशन फ्रॉड की भी हो सकती है। फ्रॉडुलेंट इंटेंशन किसको कहते हैं? जब इंटेंशन है कि मैं सामने वाले को छलूंगा। ठीक है ना? और फ्रॉडुलेंट की डेफिनेशन भी बेसिकली बीएनएस के अंदर लिखी हुई है। क्या लिखा हुआ है? डिसीट प्लस इंजरी, और मेरे छलने से उसको फिर इंजरी भी कोज हो। ठीक है ना? जैसे आजकल ये आता है कि भाई कौन सी दुल्हन बोल देते, लुटेरी दुल्हन, बड़ा कंसेप्ट चल रहा है। शादी हो जाती है, वो क्या करता है अपना एक एक दो महीने के बाद या एक दो दिन के अंदर अंदर सबको नशे की दवाई देके, और रात को ही अपना दोस्त बुला के और सारा सामान जो उन्होंने गिफ्ट करा है, जितना भी महंगा घर के अंदर सामान रखा है, वो लेके उठ जाती है। ठीक हो गया? सीधा सिंपल। डन। लिखो फिर ये फिड्यूशरी रिलेशनशिप, ये लिस्ट में आगे बढ़ा लो। फिड्यूशरी रिलेशनशिप ऑफ गॉड मैन टू इंड्यूस कंसेंट, आई एन डी यू सी, इंड्यूस कंसेंट, टू इंड्यूस कंसेंट। फिड्यूशरी की स्पेलिंग ठीक कर लेना, FIDUCIARY। फिड्यूशरी क्या होता है? यस, जो मेरे और आपके बीच में जो संबंध है, अगर मैं चाहूं तो इसका फायदा उठा सकता हूँ। ठीक है ना? आपके ऊपर एक अनड्यू इन्फ्लुएंस रखता हूँ। ठीक हो गया? नेक्स्ट क्या था? बताओ। मैरिज कर, शादी करती है लेकिन शादी करने की इंटेंशन नहीं है, लेकिन शादी करती है। सिंपल। फ्रॉड, यस नो? यस। हाँ जी, क्या लगता है? नो। ठीक है, आप यस कैसे बोल रहे हो आप? ठीक है। ठीक है। ठीक है, मतलब ले दे के भाई शादी की इंटेंशन है ही नहीं। ठीक है, चलो ठीक है। हाँ, आप मना कैसे कर रहे हो? नहीं, देखो अगेन ये बड़ी मुसीबत है कि बार बार आपको याद दिलवाना पड़ रहा है कि आपको एक सर्टेन जो कीवर्ड्स है उनको यूज करना है। मैं सवाल में आपकी पर्सनल जजमेंट नहीं पूछ रहा, इसी कारण से दोनों का गलत हो गया। दोबारा से जवाब दो। देखो जवाब आएगा आप निकल के। इंटेंशन टू फ्रॉड क्या है? इंटेंशन फ्रॉड कब होगा? कब कहेंगे कि इसकी इंटेंशन टू फ्रॉड है? कब? नहीं, फिर आप पढ़ नहीं रहे हो बिल्कुल। घर पे जाकर बिल्कुल भी किताब नहीं उठाते। अभी भी मैंने आपको बताया इंटेंशन टू फ्रॉड क्या होता है। डिसीट प्लस इंजरी। मैंने आज भी आपको याद कराया। किसी को छलना छलना काफी नहीं है, छलने के साथ साथ में इंजरी भी करोगे, इसको बोलेंगे फ्रॉड। मान लो शादी के बाद कोई नुकसान हो ही नहीं रहा, इंटेंशन हो चाहे ना हो, नुकसान हो ही नहीं रहा उसका। कितने जोड़े होते हैं जिनकी शादी की इंटेंशन नहीं होती लेकिन उनके माँ बाप उनको शादी में दे देते हैं? कितनी लड़कियां होती हैं, कितने लड़के होते हैं? तो क्या फ्रॉड हो गया? शादी वोइडेबल होगी? नहीं। काम ना करना शादी के बाद और काम कर देना, ये तो डोमेस्टिक बर्तन है, ये तो खड़केंगे। ये सीख नहीं रहे हो जानबूझ के। ठीक है ना? क्योंकि वो सवाल सोल्व करने पड़ेंगे। इंटेंशन बताओगे आप, मुझे आपकी पर्सनल जजमेंट से कोई लेना देना नहीं है।
आप जानो, आपकी पर्सनल जजमेंट जाने। दोबारा से, शादी की इच्छा नहीं थी लेकिन शादी कर गई, कर ली, कोई फ्रॉड नहीं है, सिंपल, डन। तो एक लिस्ट अपने भी आप पे तैयार करना, आज का होमवर्क। और जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं और जो हम फ्रॉड में नहीं डाल रहे हैं, ठीक है ना, 1 2 3 करके लिख लेना उसके अंदर। ठीक है जी, चलो आगे आ जाओ। ये पॉइंट मेरे हिसाब से मैंने अपनी तरफ से इसको पूरे तरीके से एग्जॉस्टिवली क्लियर कर दिया है। ठीक है, हाँ जी, हाँ, शादी से पहले प्रेग्नेंट है, प्रेग्नेंट थी शादी से पहले, प्री मैरिज प्रेगनेंसी, फ्रॉड, यस नो, ठीक है, यस फ्रॉड। आपको क्या लगता है? यस। बट ध्यान रखना, सेक्शन 12(1)(c) में शादी वॉइड नहीं करवाएंगे। कहाँ वॉइड कराओगे? डी में वॉइड कराए, ठीक हो गया। और कौन कराएगा, लड़का लड़की? यस, हस्बैंड कराएगा, क्योंकि वॉइडेबल है, सिर्फ इसके भी आप पे वॉइडेबल है। ठीक हो गया, फ्रॉड है, हाँ फ्रॉड है। ठीक है, बट ऐसे उन सिचुएशन में मत लगाना, लेट से वो दिखाई दे रहा है प्रेग्नेंट है, फेरों पे ही दिखाई पता लग रहा है, एक समय पता लग जाता है, हाँ कि ना? ठीक है ना, ज्यादा इंटेलेक्चुअलिटी की जरूरत ही नहीं पड़ती, किसी को भी पता लग सकता है। यस नो, चलो, डी, द रिस्पोंडेंट, समझ गए? इतनी जगह छोड़ देना नीचे, ठीक है ना, आधे एक पेज की जगह छोड़ देना, आपको वो वाली लिस्ट भी करनी है डेवलप जिसमें फ्रॉड नहीं बनता जिन शादियों में। जैसे एक एग्जांपल लिख लो, मैरिज विदाउट इंटेंशन ऑफ मैरिज। कोई बात नहीं, शादी तो हो गई है ना। क्या सामने वाले को छल के और उसको इंजर करने की है क्या इंटेंशन? नहीं। डी, दैट रिस्पोंडेंट वॉज एट द टाइम ऑफ मैरिज प्रेग्नेंट, यानी इस क्लोज के अंदर रिस्पोंडेंट हमेशा वाइफ रहेगी, हमेशा, बाय सम पर्सन अदर देन दी पटिशनर, यस, बाय सम पर्सन अदर देन दी पटिशनर, डन, सिंपल, बहुत इजी है ये तो। चलो, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन क्या इतना काफी है? इतना काफी नहीं है। आओ जरा सेक्शन 2 में बी पढ़ते हैं। ठीक है जी, ऑन द ग्राउंड स्पेसिफाइड इन क्लोज डी ऑफ सबसेक्शन 1 shall be entertained unless the court is satisfied, जब तक कोर्ट सेटिस्फाइड ना हो जाए कि petitioner was at the time of the marriage ignorant of the fact, petitioner को जब शादी हो रही थी उस समय इस फैक्ट के बारे में पता नहीं था, कंडीशन है ये। Number 2, that proceedings have been instituted in the case of marriage solemnized before commencement of this act within 1 year of such commencement, यानी 17, कितनी कितनी तारीख थी? 18 मई, 18 मई 1955 से 1 साल गिनो जरा, 17 मई 1956। अगर शादी 1955 के इस एक्ट के आने से पहले हुई है तो फिर 1 साल मिलेगा ये वाले केस डालने के लिए, इस प्रोविजन के अंदर, अगर वॉइड करवानी है शादी। ठीक है ना, जो मेरे हिसाब से अब तो मेरे ख्याल कोई जोड़ा जिंदा नहीं बचा होगा जिसकी शादी जो है 1955 में हुई होगी।
अगर बचा होगा तो ठीक है, हमारे पास लो है। बाकी एंड इन केस ऑफ मैरिजेस सोलेमनाइज्ड आफ्टर सच कमेंसमेंट, उस कमेंसमेंट के बाद कभी भी शादी हुई, लेट से 1 जनवरी 2026 को शादी हुई है, विद इन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ द मैरिज, ठीक है जी, 1 साल के अंदर अंदर, ठीक है जी, आप यह केस डाल सकते हो। हम्म, हम्म, हम्म। हाँ तो पता लग तो गया। नहीं, ना ना ना। देखो हम यहाँ पैटर्निटी की बात नहीं कर रहे, हम तो यहाँ बात कर रहे हैं शादी को वोएडेबल क्रिएट करने, पैटर्निटी का सवाल नहीं है, ठीक है ना। और जहां तक पता लगने की बात है तो बिल्कुल पता तो लगेगा, बिल्कुल पता लगेगा, ऐसा नहीं हो सकता कि पता ना लगे। हाँ वो है देखो दोस्तों, वो सिर्फ पैटर्निटी का सवाल है। जब पैटर्निटी की बात आएगी ना तो यहां से पैटर्निटी डिसाइड नहीं करेंगे, पैटर्निटी डिसाइड करेंगे 112 इंडियन एविडेंस एक्ट से या फिर 116 बीएसए से। बच्चे की क्या गलती है, बच्चे की कोई गलती नहीं है, बच्चे का फैसला एविडेंस एक्ट में करेंगे, यहाँ तो शादी वोइडेबल करा रहे हैं, ठीक है ना। सिंपल इतना बोला जा रहा है कि अगर प्री मैरिज प्रेगनेंसी के केस के अंदर अगर आपको शादी वोइड करवानी है डिक्लेयर, तो 1 साल के अंदर अंदर केस डालना पड़ेगा। जब शादी हुई है, जब शादी सोलेमिनाइज हुई है, उसके 1 साल के अंदर अंदर केस डाल दो। अगर 1 साल के बाद केस डाला तो केस एंटरटेन नहीं होगा, लिमिटेशन बार्ड हो चुका है केस। तो इसका मतलब कंडोन कर दिया उसने, उसको स्वीकार है बच्चा, उसको स्वीकार है ऐसी लेडी बीइंग अ वाइफ, ठीक है ना। 1 साल के बाद केस नहीं आएगा। अगर कंडोनेशन ऑफ डीले अलाउ कर दिया कोर्ट ने तो ठीक है, वरना भूल जाओ, ठीक है जी। ध्यान रखना, इस क्लोज के अंदर हम पैटर्निटी के विषय में कोई भी कमेंट नहीं करेंगे, वो बिल्कुल अलग क्वेश्चन। बच्चे के साथ शादी नहीं होती, शादी तो लेडीज और जेंट्स के बीच में होगी, डन। और क्या कंडीशन है, दैट एंड लिखा हुआ है, ये देखो एंड, ठीक है ना। और ये एक ये बिंदी और नीचे कोमा, इसका मतलब भी एंड ही होता है कि जो मैरिटल इंटरकोर्स है, शादी के बाद जो इंटरकोर्स होता है विद द कंसेंट ऑफ द पटिशनर, पटिशनर की कंसेंट के साथ, हैज नॉट टेकन प्लेस, नहीं हुआ है सिंस द डिस्कवरी बाय द पटिशनर ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ द सेड ग्राउंड, जब से पटिशनर को पता चला है उस प्री मैरिज प्रेगनेंसी के बारे में, तब से उसकी कंसेंट से कोई भी सेक्सुअल इंटरकोर्स या मैरिटल इंटरकोर्स नहीं हुआ है उसके उसकी वाइफ के बीच में, ठीक है। अगर मैरिटल इंटरकोर्स हो गया तो इसका मतलब यही है कि कंडोन हो चुका है, इसने माफ कर दिया है उस लेडी को, ठीक हो गया, सिंपल है चीजें, यस नो। यही इन्हें आपने पढ़ा है, देखो दोबारा से पढ़ देता हूँ वर्ड टू वर्ड, कि मैरिटल इंटरकोर्स विद द कंसेंट ऑफ द पिटिशनर हैज नॉट टेकन प्लेस, नहीं हुआ है सिंस द पिटिशनर, सिंस द डिस्कवरी बाय द पिटिशनर ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ द सेड ग्राउंड, जब से पता चलेगा उसके बाद, ऑब्वियसली, तो पता ही नहीं ना उसको। अगर उसके बाद उसने अपनी कंसेंट से या फिर दोनों के बीच में एक कैजुअल इंटरकोर्स हो रहा है, ठीक है जी, तो ध्यान रखना, प्री मैरिज प्रेगनेंसी इज नॉट अ ग्राउंड टू गेट द मैरिज वॉइडेबल या फिर वॉइड, सीधी सी बात, सिंपल नहीं है। कोर्ट पूछती है कोई भी, चाहे डिवोर्स का केस आए, चाहे सेक्शन 11 का केस आए, चाहे सेक्शन 12 का केस आए, स्पेसिफिकली डाइवोर्स, स्पेसिफिकली वॉइडेबल, ये सेक्शन 12 की कोर्ट पूछेगी, हाँ जी आपकी सेक्स लाइफ कैसी है।
अगर लड़का लड़की दुल्हा दुल्हा दुल्हन बोल दे ये सेक्स लाइफ तो बहुत अच्छी है, तो कोर्ट पूछेगी फिर यहाँ क्या लेने आए हो, क्योंकि कई केसेस में ग्राउंड ही खत्म हो जाता है फिर। क्रूरल्टी ग्राउंड है, एडल्ट्री ग्राउंड है, डेजर्शन ग्राउंड है, लेकिन उनकी सेक्सुअल मैरिटल लाइफ बहुत अच्छी है, कोर्ट भगा देगी उनको, भगो ऐसे, या टाइम पास करने के लिए आए हो। अगर तुम्हारे बीच में इशू है तो तुम्हारे संबंध खत्म हो जाने चाहिए। जिन शादियों में संबंध खत्म हो चुके हैं उन शादियों का विच्छेदन हो सकता है। जिसमें संबंधों के बीच में कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है तो फिर कोर्टों क्यों ठेका दे रहे हो, है ना, समझ पा रहे हो। डन, आगे। ऐसे ही notwithstanding anything contained in subsection 1, no petition for annulling a marriage on the ground specified in clause C, वही consent of subsection 1 shall be entertained if the petition is presented more than 1 year, एक साल के बाद डाली गई, after the force had ceased to operate, कब एक साल, कब एक तारीख को, लेट से एक तारीख को फोर्स उत्पन्न हो गई और उस फोर्स को खत्म हुए ही एक साल से ज्यादा हो चुका है, ठीक है ना, फोर्स खत्म हुए ही एक साल से ज्यादा हो चुका है, पटिशन नहीं आएगी अब। सीज टू ऑपरेट और एज द केस में बी फ्रॉड हैज बीन डिस्कवर्ड, फ्रॉड के बारे में पता चला एक साल पहले, ठीक है जी, उसके बाद आप डाल ही नहीं रहे हो। सही डाल देना चाहिए। अगर फोर्स के फ्रॉड के केस के अंदर आपको शादी वॉइड डिक्लेयर करानी है तो देयर शैल बी ए लिमिटेशन पीरियड ऑफ 1 year ओनली फ्रॉम द डेट ऑफ सीजेशन ऑफ फोर्स, फ्रॉम द डेट ऑफ डिस्कवरी ऑफ फ्रॉड। ठीक हो गया। दूसरा, द पटिशनर हैज विद हिज और हर फुल कंसेंट, पटिशनर ने अपनी खुद की पूर्ण इच्छा से लिव्ड विद द अदर पार्टी, वो दूसरी पार्टी के साथ उसने रहना शुरू कर दिया है, टू द मैरिज एज हस्बैंड एंड वाइफ, ठीक हस्बैंड और वाइफ के जैसे, आफ्टर द फोर्स हैड सीज्ड, कब से, फोर्स तो सीज हो चुकी है लेकिन उसने बाद में स्वीकार कर लिया, इसका मतलब, है ना, सही। राइस वर्सेस राइस के केस के अंदर किसकी कनपटी बंदूक लगाई थी, दुल्हन की कनपटी में बंदूक लगाई, दुल्हन की पे ना, चलो जी, फेरे हो गए, कटपट्टी में से बंदूक हट गई, शादी हो गई, डन। एक तारीख को ही फोर्स उत्पन्न हुई, लट से 1 जनवरी 2025 को ही उत्पन्न हुई, 1 जनवरी 2025 को ही खत्म होगी, अब एक साल मिलेगा। जैसे ही फोर्स हटती है वो तो बिल्कुल दोनों ऐसे हो गए जैसे पता नहीं क्या खेल कर रहे हो, उनके बीच में लड़ाई झगड़े नाम की कोई चीज ही नहीं है। लड़की को इस बात का दुख ही नहीं है कि इसने मेरी कनपट्टी में बंदूक लगा के उससे शादी कर ली, ठीक हो गया ना, तो कोई झगड़ा नहीं। ध्यान रखना, कोर्ट समस्याओं को सुलझाने की एक जगह है, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट को सुलझाने की जगह है, डिवोर्स लेने का इंस्ट्रूमेंट नहीं है, ठीक है ना। कोर्ट कोर्ट कोई भी केस डालोगे इस एक्ट का, कोर्ट सबसे पहले यही कोशिश करेगी कि भाई अगर तुम्हारी सेटलमेंट होती है तो वो करवाई जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे 1 साल पुराना जोड़ा हो चाहे 100 साल पुराना जोड़ा हो, अगर कोर्ट के पास सामने जाओगे तो कोर्ट एक बार तो कोशिश करेगी। क्यों, क्योंकि कोर्ट को ही सिर्फ डाइवोर्स कराने का वो नहीं है कि बस चाबी लगाओ टिकट के पैसे डालो उसमें और डाइवोर्स नहीं, ऐसा नहीं। और वाइफ आफ्टर द फोर्स हैज सीज टू ऑपरेट और एज द केस में बी द फ्रॉड हैड बीन डिस्कवर्ड, यानी एक दूसरे को कंडोन कर दिया है, ठीक है ना, केस नहीं डलेगा, सिंपल, डन हो गया। हेडिंग डालो, प्री मैरिज प्रेगनेंसी, लिखो, द सेट प्रोविजन, द सेट प्रोविजन and the fact of pre-marriage pregnancy is a special case of fraud, डन। आप लोगों ने भी फ्रॉड ही बोला था इसको, मैंने इंटेंशनली आपसे सवाल पूछे, स्पेशल केस ऑफ फ्रॉड। However, defined distinctly अंडर सेक्शन 12(1)(d), एक और डी को अलग अलग ब्रैकेट में लिखोगे आप, एक ब्रैकेट में मत करना, एक डी, फुल स्टॉप। द सेट प्रोविजन is also a
special provision for annulling marriage, annulling, ANULLING, annulling marriage by the male spouse only. ठीक है ना, 12(1)(d) के अंदर सिर्फ हस्बैंड के पास है अख्तियार, मेल स्पाउस ओनली, फुल स्टॉप। हाउएवर, हाउएवर के बाद कोमा, फॉर क्लेमिंग एनलमेंट ऑफ मैरिज certain conditions also mentioned as सेक्शन 12(2)(a), 12(2)(b), सॉरी, एज सेक्शन 12(2)(b), दो और बी को अलग अलग ब्रैकेट्स, 12 को ब्रैकेट मत देना, ठीक है ना, 12 ब्रैकेट में नहीं आएगा। विच आर एज फॉलोज, एज फॉलोज, ठीक है। ये यूं क्यों, कितनी कंडीशन है, 1 2 3, ये जगह छोड़ दो, सिंपल, देखिए जगह छोड़ दो, एक केस लो लिखो, महेंद्र, महेंद्रा वर्सेस सुशीला। ठीक है जी, 1965 सुप्रीम कोर्ट। शादी के 171वें दिन डिलीवरी हो जाती है, लिख लो इफेक्ट, डिलीवरी occurred within 171 days आफ्टर मैरिज। ठीक है जी, और प्लस डाल के कच्चे में खुद भी लिख लो, वाइफ ने भी प्री मैरिज प्रेगनेंसी एडमिट कर ली। लिखो जरा, इट इज अ, वैसे बता दो जरा क्या होगा, कौन केस डाल सकता है, तो सही डाल दिया, देखो जरा, फीमेल नाम है या मेल नाम है ना, मेल नहीं डाला केस, चलो देखो, इट इज अ क्लियर कट केस, falls absolutely, falls absolutely under section 12(1)(d), read with 12(2)(d), since mere fact of pre-marriage pregnancy is not enough for availing, for availing remedy, availing, avail, availing, availing remedy of getting the marriage void। Full stop। The husband, despite the admission
by the female spouse slash respondent, comma, needs to satisfy needs to satisfy following conditions. तो मुझे डैश डालो, नीचे लिखो नंबर 1, that the petitioner was ignorant of the fact ignorant of the fact of pre-marriage pregnancy. Number 2, after getting aware about the above mentioned fact, no marital intercourse occurred between the parties to the marriage parties to the marriage with the consent of the petitioner. ठीक है जी, petitioner के बाद कोमा लगा के एंड लिखो, ठीक है जी, और नीचे पॉइंट नंबर 3, अब वहां से एंड से शुरू करो, ठीक है ना, एंड द इंस्टेंट पेटिशन ought to be filed within 1 year after disclosure of the fact of pre-marriage pregnancy. फुल स्टॉप, फैक्ट ऑफ प्री मैरिज प्रेगनेंसी या फिर क्लोजर ऑफ द फैक्ट पे, अगर आपको समझ में आ रहा है तो यहीं पे फुल स्टॉप लगा सकते हैं। ठीक है ना, हाँ देखो इस केस की बात नहीं है, ठीक है ना, लेकिन लिख लो पॉइंट अपने कच्ची अपनी भाषा में लिख लो, जो इस मैरिज से जो बच्चा पैदा हुआ है उसको भी कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया है, देखो द चाइल्ड वाज नॉट द चाइल्ड ऑफ द पिटिशनर, नॉट ऑफ द पिटिशनर। नेक्स्ट केस लो का नाम लिखो, बलदेव राज, बलदेव राज। मैरिज वॉइड का इशू नहीं है, डाइवोर्स का इशू नहीं है, जुडिशियल सेपरेशन का इशू नहीं है, पैटर्निटी एक बिल्कुल अलग सवाल है। बिल्कुल सुना सकती है, बिल्कुल मैरिज वॉइड है लेकिन बोल देगी भाई पिता तो वही रहेगा इसका, बिल्कुल, क्योंकि पैटर्निटी का अलग सवाल है बेटा, बच्चे की क्या गलती है। नहीं, फिर वही बात है, अगर मैं हस्बैंड के वो देखूं कि इसने तो अपनी जीवन भी जी लिया, उसकी क्या गलती है, उसका तो जीवन शुरू होने से पहले बर्बाद हो गया।
62 का टैग किसको मिलेगा, हस्बैंड को या उस बच्चे को? तो फिर हस्बैंड को देखें या बच्चे को देखें, ये अलग सवाल है। शादी वॉइड डिक्लेयर करने से बच्चे वॉइडेबल नहीं हो जाते, वरना बच्चे ही वॉइडेबल हो जाएंगे। नहीं, पैटर्निटी एक अलग इशू, ठीक है ना। इसमें नहीं पढ़ेंगे, एविडेंस एक्ट में पढ़ेंगे, अभी तो बताया आपको थोड़ी देर पहले। चिंटू ध्यान नहीं देता चीजों में। केस का नाम लिखो, बलदेव राज वर्सेस उर्मिला कुमारी। 1979 सुप्रीम कोर्ट। एक देव है और एक परी है, ठीक है ना, याद कर लो, एक बलदेव है और एक उर्मिला है। 1979। आओ जी, आओ। देखो, अब सवाल उठेगा प्री मैरिज प्रेगनेंसी के केस के अंदर, जो केसेस आते हैं, कि क्या, अभी जैसे क्लास के अंदर भी आपने सवाल उठाया था, क्या मेडिकल एविडेंस भी लिए जा सकते हैं फिर इस चीज के? ये कैसे पता लगेगा? मान लो 6 महीने के अंदर अंदर यदि बच्चा पैदा हो गया, ठीक है, 171 दिन का तो आ चुका है, 6 महीने में कितने दिन हो गए? 180 दिन हो गए, ठीक है जी। क्या डॉक्टर की रिपोर्ट, क्योंकि ऑब्जर्वेशन तो आती है डॉक्टर की, पता नहीं आपको पता होगा कि नहीं पता होगा, लेकिन जैसे ही कोई जोड़ा चला गया है उसमें, बच्चा डिपार्टमेंट में, बच्चा जच्चा बच्चा डिपार्टमेंट में चला गया, ठीक है जी, तो वो क्या करेंगे, हाँ जी, तो कब से आपको पहले मेंसेस कब से नहीं आए भाई, इस तारीख को नहीं आए हैं, तो मतलब प्रेगनेंसी का पूरा हुआ है, हाँ जी पूरा हुआ है, ठीक है जी। फिर क्या करते हैं, अल्ट्रासाउंड करा लेते हैं 1 महीने के अंदर, क्योंकि उनके पास इक्विपमेंट्स हैं तो अपना उनको पता लग जाता है, ठीक है जी। जिस तारीख को डॉक्टर के पास जाओगे उसी समय वो आपको टेंटेटिव डेट बता देगा, जो तारीख वो डॉक्टर बताएगा उससे एक हफ्ता पहले या एक हफ्ता बाद, वो नॉर्मल डिलीवरी के अंदर ही आएगा। साइंस बढ़ चुका, और ये तो खैर बहुत बहुत बेसिक साइंस है, तो बहुत पहले से जो है दाइयां वगैरह बता देती थी, है ना, कि भाई तीसरा महीना है, तीसरे महीने के अंदर ये संस्कार करना, चौथे महीने में ये संस्कार करना, 5वें महीने में ये संस्कार करना, 9वें महीने इतने दिन में खत्म हो जाए, ये तो बहुत पहले से, ठीक हो क्या। अब सीधी सिंपल सी बात, डीएनए रिपोर्ट का जिक्र आ रहा है, क्या डीएनए रिपोर्ट करवाई जा सकती है? बिल्कुल करवाई जा सकती है, क्यों नहीं करवा सकती। ना, बिल्कुल उल्टा बोल दिया। पैटर्निटी डिसाइड यानी वही सेक्शन 112 इंडियन एविडेंस एक्ट या फिर 116 टीबीएस एक्ट, पैटर्निटी डिसाइड करवाने, सिर्फ पैटर्निटी डिसाइड कराने के लिए उसको डीएनए टेस्ट अलाउ नहीं करवाया जाएगा। हाँ, ये बेसिकली पैटर्निटी के केसेस आए हैं, डिक्लेरेशन के केस आए हैं, ये सेक्शन 112 एविडेंस एक्ट का सवाल नहीं है। ध्यान रखना, एविडेंस एक्ट तो सिर्फ रूल बता रहा है भाई कौन से एविडेंस एडमिसिबल है, कौन से एडमिशन एडमिसिबल नहीं, सिर्फ वो तो इतना बता रहा है, वो ये नहीं बताता कि कौन से केस में आएगा। सिंपल इतना कहा जा रहा है क्योंकि हम एक वेलफेयर लेजिस्लेशन है, हम किसी भी बच्चे को 62 का टैग नहीं देना चाहते, ठीक है ना, तो वेलफेयर लेजिस्लेशन के सूत्र को फॉलो करते हुए कोर्ट जो है जनरली अलाउ नहीं करती है इन केसेस के अंदर, ठीक हो गया, सीधा सिंपल। लेकिन कोई दूसरा सवाल अट जाए, बच्चे के साथ साथ में और भी तो सवाल होते हैं। अब दादा तो नहीं देगा अपनी प्रॉपर्टी, इस वंश का तो खून ही नहीं है, ठीक है ना, लेट से आ गया, ठीक है ना, तो करवा लेंगे डीएनए। और आगे भी बाप भी अपना नाम नहीं देना चाहता, सीधी सिंपल सी बात है, बाप ने अपना लिया है, बाप पैसे भी दे देता है उसको, उसका उसकी जो वाइफ का जो हस्बैंड है, जिस हस्बेंड्री के दौरान जो है ये बच्चा पैदा हुआ है, उसे वो पैसे पूसे पकड़ा देता है, लेकिन बातचीत नहीं करता वो उसके साथ। तो ऐसा भी नहीं है कि एक जबरदस्ती का फादर भी अरेंज करवा देगी कोर्ट, नहीं करवा सकती जबरदस्ती का फादर, ना फादर ना मम्मी ना पापा ना भाई ना बहन, जबरदस्ती का तो कुछ भी अरेंज नहीं करवा सकती, ठीक हो गया। बट अगेन ये समझना पड़ेगा, शादी को वॉइड करवाना एक अलग सवाल है, ये एक बिल्कुल अलग डिस्प्यूट है,
ठीक है जी। और किसी बच्चे की पैटर्निटी का सवाल, क्योंकि पैटर्निटी के सवाल के साथ उसको बास्टर्ड, उसको लीगलाइज लेजिटिमेट इलेजिटिमेट बोलने का खतरा उत्पन्न हो जाएगा, उसका पूरा जीवन स्टेक पे है, ध्यान रखना, वो एक बिल्कुल अलग सवाल है। जब हम शादियों के लिए एक वेलफेयर लेजिस्लेशन की बात करेंगे, तो यह रूल बहुत अच्छा है कि किसी भी हस्बैंड को एक जबरदस्ती की वाइफ नहीं दी जा सकती, वाइस वर्सा भी नहीं दिया जा सकता, किसी वाइफ को एक जबरदस्ती का हस्बैंड नहीं दिलवाया जा सकता। उनके बीच में डाइवोर्स होना है तो हो जाएगा, कोर्ट एक बार कोशिश कर लेगी, वो अलग चीज है, ठीक है ना। लेकिन किंतु परंतु ध्यान रखना, उस बच्चे की क्या गलती है। वो फौरन है, वो तो फौरन देखो उनके संस्कार, जिस जिन संस्कारों के ऊपर उनके लो डेवलप हुए वो संस्कार ही अलग है, वहां तो शादी करने की भी जरूरत नहीं है, वहां तो इतना होच पोच हो चुका है कि फर्क ही नहीं पड़ता है। ठीक है जी, वहां पे कल्चर का हिस्सा बना दिया गया है। आप जितने भी जैसे कोई सोशल मूवी वगैरह देखोगे ना, तो वो आप वहां पे देखोगे कि वो बच्चे गोद लेते हैं, बच्चे गोद लेना जरूरी हो गया है। करोड़ों बच्चे पड़े हुए हैं अनाथालय में वहां अमेरिका में और यूरोप के अंदर। क्यों? आखिर में डिस्प्यूट हो जाता है कि भाई ना मैं अपनाऊंगा ना मैं अपनाऊंगी। ठीक है जी, बच्चा कहाँ, बच्चा अपना अनाथालय में, माँ बाप अपने अलग कहीं और शादी कर दी, वहां पर भी बच्चों का डिस्प्यूट कर रहे हो। ठीक है ना, समस्या है ये। बट वो उनके अलग कंसेप्ट, वो अपने आप देखेंगे, हमने तो अपने देश की समस्या देखी। हमारा लॉ वेलफेयर लेजिस्लेशन है, हम हमारा लॉ जो ऐसा है कि इस देश में रहने वाले लोगों के भले के लिए बनाया जाता है। ठीक है ना, सिंपल हो गया। दोनों केस अलग हो गए, यस नो, क्या दोनों केस अलग हो गए? यहां बच्चों की लेजिटिमेसी लेजिटिमेसी डिसाइड नहीं करनी, ये केस के अंदर सिर्फ क्योंकि तुम्हारे अंदर एक डिस्प्यूट अराइज हो गया तो मैंने तो सिर्फ उसको सोल्व करा है, हम यहाँ डिसाइड नहीं करेंगे ना। लेकिन ना तो जबरदस्ती का कोई कोर्ट दिलवा सकती है किसी को कुछ, ठीक है जी, ना ही जबरदस्ती कोर्ट से कोई क्लेम करवा सकता है, सीधी सी बात। ठीक है, चलो, इस नेक्स्ट केस के अंदर हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि जो मेडिकल एविडेंस है वो भी एक्सेप्टेबल होते हैं, लिख लो बस ये, मेडिकल एविडेंसेस are also available and admissible, as well as an oral testimony of the doctor is also acceptable. क्यों? क्योंकि डॉक्टर को तो बताएगा, हस्बैंड जाके बताएगा ऐसा है जी, सलाह लेनी है जी आपसे। हाँ जी, बोलो जी। जी, मेरा मुझे लगता है कि मैं मुझे केस डालना पड़ेगा, क्योंकि मेरी वाइफ जो है एट द टाइम ऑफ द मैरिज वो प्रेग्नेंट थी। ठीक है जी, ऐसा कैसे कह रहे हो जी, कब शादी हुई जी आपकी? अ, मेरी शादी हुई है जी अप्रैल में, ठीक है ना, 1 अप्रैल 2026, ठीक है जी, डन। हाँ तो फिर क्या हो गया, डॉक्टर पूछा, हाँ तो क्या हो गया? जी, ये मेरा बच्चा नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है। आप कैसे कह सकते हो, आपका इंटरकोर्स कब हुआ उससे? क्योंकि आजकल तो नॉर्मल हो गई, शादी से पहले भी हो जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। एक कैजुअल वे में डॉक्टर बात कर रहा है, ठीक है जी। बोलेगा जी नहीं, मेरे केस में ऐसा नहीं है, मेरे केस में तो पहले शादी सेरेमनाइज हुई है, सोलोमनाइज हुई है, उसके बाद कुछ। मेरी शादी अगर 1 अप्रैल को हुई है तो मैंने शादी कंज्यूम 2 तारीख को करी है। यानी मेरे बीच में, मेरे और वाइफ के बीच में जो कंज्यूमेशन है या फिर इंटरकोर्स है वो 2 तारीख को हुआ। ठीक है जी। अब बीइंग अ डॉक्टर वो गिनती गिनेगा, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 5वां महीना भी चल रहा है, ठीक है ना। अगर 2 से गिनोगे तो 1 अगस्त को जो है 5वां महीना शुरू हुआ है, ठीक है। 5 दिए, 5 दिया, 5 दिए 15, 150 दिन हो गए। 150 प्लस आज है 21 तारीख, एक दिन और घटा दो, 20 दिन और जोड़ दो, 170 दिन आ गया कैसे? सही। भाई तो फिर मेरे पास क्या करने आए हो? डॉक्टर पूछेगा।
मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि जी वकील ने मेरे को कुछ सवाल दे के भेजा है, मुझे ये बताओ कि क्या यह बच्चा बिल्कुल मतलब बिल्कुल सही टाइम पे है, इसकी टेंटेटिव डेट जो आपने दी है बिल्कुल सही है, बच्चा हेल्दी है? हाँ हेल्दी है। ऐसा तो नहीं है कि भाई ये जल्दी पैदा हो रहा है, 7 मासा है, छठ छठ मासा है, 8 मासा है, ठीक? नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल 5वें महीने का बच्चा है, ठीक है जी, बिल्कुल अभी तक सब कुछ नॉर्मल है, क्योंकि वही डॉक्टर के पास गए जिसके पास जा रहा है वो। ठीक है ना, सीधा सिंपल। तो आप क्या कहना चाहोगे? डॉक्टर पूछे क्या आप श्योर हो कि आपका कंज्यूमेशन 2 तारीख को ही हुआ था? हाँ जी, 2 तारीख को ही हुआ था। ठीक है जी, तो रिजल्ट सामने। डॉक्टर साहब क्या आप टेस्टिमनी दे सकते हो? क्या आप ये बयान कोर्ट में जाकर दे सकते हो? अगर वो देना चाहे तो कोर्ट में बयान दे सकता है। अगर उसने कोर्ट में बयान दे दिया तो यह बयान एडमिसिबल है। ठीक होगा, कोर्ट खुशी खुशी एडमिट कर देगा। ठीक होगा, शादी वो डिक्लेयर करने की, उसकी पैटर्निटी डिसाइड करने के लिए नहीं। अगर पैटर्निटी डिसाइड होगी तो वोइड इस वाले केस में नहीं होगी, अलग केस डलेगा उसके लिए। उसके लिए अलग क्लेम करना होगा, इन केसेस के अंदर नहीं डिसाइड करेंगे पैटर्निटी। डन हो गया? सही, लिख लिया ये पॉइंट। चलो आगे आ जाओ, नेक्स्ट केस करो। महिंद्र, ऊपर जो महिंद्रा किया है ना, यहां स्पेलिंग अलग कर लो। महिंद्र, MAHINDER। हाँ, महिंद्र करो ये। वो महेंद्र बाहुबली, ये महिंद्र बाहुबली वर्सेस बिक्कर सिंह, BIKKAR, बिक्कर सिंह। सेक्शन का नंबर लिखो, सेक्शन 12(2)(B) का 3। देखो, 1 2 3 लिखा है या वहां पर भी एक ABC लिखा है? रोमन 3 लिखा है। डन हो गया ना? तो ऐसे लिखोगे 12 ब्रैकेट में 2, फिर ब्रैकेट में B, फिर ब्रैकेट में 3। 3 कैसा लिखोगे? रोमन 3। ठीक है ना? बस एक स्टेटमेंट लिख लो, एक सेंटेंस लिख लो। देखो, अ सिंगल एक्ट ऑफ इंटरकोर्स shall be fatal, FATAL, fatal to the petition। fatal का मतलब होता है घातक, खतरनाक। shall be fatal या fatal to the petition। जी मेरी कंसेंट से नहीं हुआ, ऐसे हो गया वैसे हो गया था जी, अरे इंटरकोर्स हुआ था, हाँ हुआ था, ये खतरनाक हो जाएगा। डिटर्मिनेटिवली लिखा, ये नहीं लिखा कि इससे तो केस ही खत्म हो जाएगा, ये नहीं लिखा, बस फैटल लिखा है, यानी पूरी पटिशन उड़ने का खतरा आ जाएगा। डन हो गया? सिंपल। मेरे हिसाब से सारे के सारे पॉइंट हो चुके हैं इसके अंदर। हाँ जी, सवाल। हाँ। हम्म, कौन सी? ये जो अभी आप, एक बार ये जो अभी आपने केस लिखा है, ये तो ये जो स्पेशल फ्रॉड पता चला उसके बाद का है। ठीक है ना? यही ये बार बार कर रहे हो गड़बड़। ये देखो यहाँ पर स्पेसिफिकली लिखा है, सिंस द डिस्कवरी बाय द पटिशनर ऑफ द एग्जिस्टेंस, ये स्पेसिफिकली लिखा है। आप सवाल पूछो। ठीक है ना, ये बार बार भूल रहे हैं हम कन्वीनियंटली। ठीक हो गया? सिंपल है। चलो, डन, कंसेप्ट डन। कोई सवाल? पैटर्निटी का सवाल नहीं है, नो। पैटर्निटी डिसाइड नहीं करना। हमारे समाज में इस तरीके के लॉज हम लेके ही नहीं आएंगे कि बास्टर्डाइजेशन या बास्टर्डिज्म को बढ़ावा दिया जा सके। ये कल को या फिर किसी भी समाज में जब ये सूरत बनती है, ये आने वाले फ्यूचर में एक बहुत बड़ी समस्या बनने वाला है। एक ऐसी ब्लड लाइन शुरू हो जाएगी जिसका कोई रखवाला नहीं। इस्लाम का इन्वेजन हुआ, हिस्ट्री में कितना सुनते हो, गुलाम मंच। क्या होता है गुलाम मंच? यस, बास्टर्ड्स। ठीक है जी, गुलाम लोंडिया लेकर आए, ठीक है ना, लोंडिया ही बोलते हैं भैया इस्लाम के अंदर।
ठीक है जी, सिंपल, उनको बेचा कूचा, ठीक है जी, सेक्स स्लेव बनाया उनका, उनसे जो बच्चे पैदा हुए, ये उनके बच्चे, पूरा एक वो पॉपुलेशन बन गई, गुलाम वंश बन गई। ठीक है जी, उन्होंने क्या क्या केओस मचाया है, क्या क्या हिस्ट्री में उत्पात मचाया है, क्या होच पोच मचाया है, रेस्ट इज हिस्ट्री, सबको पता है। ठीक हो गया, सही। ये जो पॉपुलेशन इकट्ठी हो जाती है ना, डन, अगर ये जस्टिफाई नहीं कर पाएगी अपने आप को, अगर ये कहीं पर भी अपने आप को क्लिक या फिर लिंक नहीं कर पा रही है, या फिर आइडेंटिटी क्राइसिस है, तो ध्यान रखना केओस होगा उस देश के अंदर। वो सोसाइटी बर्बाद होनी है, आज नहीं तो कल हो जाएगी, कल नहीं होगी तो परसों हो जाएगी। सही, डन, होना है। बहुत बड़े बड़े इशू होते हैं, आइडेंटिटी क्राइसिस तो बहुत गंदा इशू होता है। ये आइडेंटिटी क्राइसिस इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि नाम नहीं मिल रहा, कहाँ से आए, कैसे था, कौन थे हम, क्या थे, दिक्कत हो जाती है। सिंपल, डन हो गया, सही। आगे चलें, सेक्शन 12 इज ओवर। ध्यान रखना, जितने कंसेप्ट निकल रहे हैं क्वेश्चन नहीं होने चाहिए। अगर माइंड में क्वेश्चन है तो अगले सेक्शंस खराब होने की पूरी चांसेस हैं। ठीक है ना, ये ओकेजन ही क्रिएट मत होने दो कि अगला प्रोविजन भी हम खराब कर ले। डन, जो भी सवाल है पूछ लो। मैं ज्यादा इतना ही कह सकता हूँ कि ये सवाल नहीं बनता। ठीक हो गया, हाँ, रिपीटेटिव ना हो। कोशिश ये करो कि एक चीज बता दी गई उसको याद रखो और रिपीट मत करो वो गलती। क्लास लगाने का तो पर्पज यही। ठीक है ना, चलो आगे आगे। अब सीधा सेक्शन 9 के ऊपर आ जाओ, आरसीआर पे आ जाओ, रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स। ठीक है ना, साइड में अगर पेंसिल है आपके हाथ में तो लिख सकते हो, घर बसाऊ दावे। ठीक है जी, अपने यहाँ तो देखो सिंपल संस्कार बना दिए गए थे, हिंदूज के अंदर तो सिंपल संस्कार बना दिए। ठीक है, संस्कार कहूं तो ड्यूटी। ड्यूटी को अगर बहुत अच्छे हिंदी शब्द या संस्कृत शब्द के अंदर डिफाइन करूं तो धर्म, धर्मा। ठीक है, भाई शादी होगी, ये तो आज तक सुनते हैं हम, और यही होलीनेस है जो बरकरार है। भाई शादी होगी, अब पति का क्या धर्म है, बताओ जरा। व्हाट इज द धर्म ऑफ पति शादी के बाद? अपनी पत्नी का ध्यान रखे, उसके मान सम्मान की रक्षा करे। ठीक है जी, बच्चे हो जाएं, ध्यान रखना, पति के शरीर के लिए जिम्मेदार, पत्नी के शरीर के लिए जिम्मेदार है पति। पत्नी पति के शरीर के लिए जिम्मेदार नहीं है। ठीक हो गया, सिंपल है, सही। और बच्चे हो जाते हैं भाई, उनके भी पेट, सबके पेट का ख्याल रखे। किसने ख्याल रखना है, पत्नी ने, पति ने? पति ने। ठीक हो गया, और वैसा वर्षा, ड्यूटी सिर्फ पति पति की है क्या, पत्नी? ठीक है ना, अगर पत्नी, पति की जिम्मेदारी पत्नी के मान सम्मान की रक्षा करना है तो पत्नी के ऊपर ज्यादा जिम्मेदारी है पति और पति के पूरे कुटुंब के मान सम्मान की रक्षा करनी है। ठीक हो गया, और पति और पत्नी दोनों पर यह ड्यूटी है कि कहीं और संसर्ग नहीं करना है। ठीक है, हाँ, लॉयल रहना। डन हो गया, सिंपल, ये धर्म ही तो है। ऐसी नौबतें ही नहीं आई, हमारे पूर्वजों ने बहुत बढ़िया जो है इंस्टीट्यूशन क्रिएट किया शादी का, ऐसी नौबतें नहीं आई। अगर समस्या आई होती तो आज हमारे अंदर ओरिजिनली एक शब्द होता, तलाक के लिए कोई ना कोई शब्द बनाया होता। इतनी रिच लैंग्वेज है ना, और ऐसी लैंग्वेज है कि खुद ही जो है शब्द क्रिएट कर लेती है, ऐसी लैंग्वेज है। लेकिन ऑटोमेटिक भी शब्द क्रिएट नहीं कर पाई संस्कृत। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि ऐसी कोई समस्या आई ही नहीं समाज के अंदर, इस तरीके की विकृति, इस तरीके की विकृति आई ही नहीं। जब किसी का एक बार शादी करवा दी, हिंदू शादी करवा दी, वो यानी टूट ही नहीं रही, किसी को घर बसाने के दावों की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो हमारे पास आरसीआर भी नहीं आया, हाँ क्या करो। बासठ के लिए है, बासठ के लिए है बिल्कुल। बासठ के लिए तो दो है।
एक वर्णशंकर, एक औरस। आज जब महाभारत या फिर रामायण पढ़ते हो तो कई औरस पुत्रों का जिक्र आता है उसमें। औरस पुत्र, जो बच्चा पिता की मृत्यु के बाद पैदा होता है माँ के गर्भ से। इसके अंदर लेजिटिमेट भी आ जाता है, इसके अंदर अदरवाइज भी आ जाता है। लेट से माँ ने शादी कहीं दूसरी और करी नहीं, दूसरे पति से शादी नहीं करी, विवाह ही नहीं किया, ठीक है ना, फिर भी उसको बच्चा हो गया 2-1 साल के बाद, तो ये औरस पुत्र आ गया। हाँ, पर्टिकुलर बास्टर्ड, जैसे बास्टर्ड ध्यान रखना, बास्टर्ड गाली है। और वस्तुतः संस्कृत एक ऐसी भाषा है इसके अंदर कोई भी अपशब्द नहीं है बेसिकली, ठीक है ना। वर्ण संकर एक वो बेसिकली मान लो, अगर वर्ण संकर तो उसको भी कह सकते हैं जिसको लैब में उगाया गया हो जिस बच्चे को ठीक है ना, वर्ण संकर बोल देते हैं। जैसे आपने कोई है, किसी का इंटरेस्ट है हस्बेंड्री में, पशुपालन में इंटरेस्ट है, कई ब्रीड जो होती है वो टेस्ट ट्यूब से जन्मती है, ठीक है ना। उस बछड़े या उस बछड़ी को शंकर बोल देते हैं, शंकर। शंकर नहीं, कभी शंकर बोल दो महादेव नहीं बोलना, शंकर। स ऊपर बिंदी कर, शंकर। ठीक हो गया, डन, सिंपल। आइडिया नहीं दे रहा हूं मैं, ठीक है, सिर्फ बता रहा हूं। डन हो गया, सिंपल। तो फिर एक बार जरा इसकी छोटी सी हिस्ट्री कर लेते हैं। देखो, आरसीआर का मतलब सिंपल, रेस्टिट्यूशन, यानी पुनर्स्थापन। रेस्टिट्यूशन का मतलब पुनर्स्थापन, यानी दोबारा तरीके से स्थापना करना। पुनर्, देखना जरा स्पेलिंग ठीक है, पुनर्स्थापन, ठीक है। हालत लगाओ नीचे, ये लो, पुनर्स्थापन, पुनर्स्थापना, ठीक है ना, एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन। ऑफ कॉन्जुगल, कॉन्जुगल का मतलब भी वैवाहिक, विवाह से संबंधित। राइट्स, अधिकार, विवाह से संबंधित अधिकारों की पुनर्स्थापना करना। सही। अगर प्रैक्टिस के हिसाब से आपको बताऊं, ये एक्ट लगभग लगभग टिल्टेड है, ध्यान रखना, मैं पूरा नहीं बोल रहा हूं, ठीक है ना। लगभग लगभग टिल्टेड है, यानी झुका हुआ है किसकी तरफ, वाइफ बोल दूं, ये इस तरफ हस्बैंड है, ठीक है ना, ये देखो झुका हुआ है। डन। सिर्फ यही एक प्रोविजन है, यानी सेक्शन 9 ही है हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर, जो थोड़ी बहुत हस्बैंड की सहायता कर देता है। बचने में सहायता नहीं करेगा, बस डंडा बहुत जोर से ना लगे, आराम से लगे। हाँ है, अमेंडमेंट की जरूरत है, लेकिन जब होगी जब। ठीक हो गया, सिंपल है। कैसे है, सिर्फ प्रैक्टिस के हिसाब से एक बार आपको बताता हूं। भाई वाइफ ने केस डाल दिया, बताओ कौन कौन सा केस डलवाना है। डाइवोर्स का डलवा दिया, ये लो डाइवोर्स का डाल दिया, डाइवोर्स, ठीक है, डोमेस्टिक वायलेंस का डाल देते हैं, बच्चों की कस्टडी, ठीक है, ये लो डाल दिया, यस, मेंटेनेंस। क्रूरल्टी इसलिए क्योंकि डाइवोर्स का ग्राउंड है क्रूरल्टी, क्रूरल्टी कोई अपने आप में कोई अलग चीज नहीं। डोमेस्टिक वायलेंस क्रिमिनल केस, ये यहां पर नहीं है, ध्यान रखना। मैं तो बस रैंडमली पूछ रहा हूँ भाई, लेडीज क्या क्या कर सकती है। और यस, सेक्शन 144, सीआरपीसी 125, बीएनएसएस 144, हाँ जी। हाँ, ये अलग है ना, सीआरपीसी में जो मेंटेनेंस मिलता है ये अलग है। अगर मेंटेनेंस की आप बात कर रहे हो तो सेक्शन 24-25 का मेंटेनेंस हिंदू मैरिज एक्ट का। नहीं, दोनों डलेंगे, ठीक है ना। और भी बताता हूँ, सेक्शन 18,
सेक्शन 19, सेक्शन 20, सेक्शन 22, ठीक है जी। हिंदू अडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट, ठीक है जी। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंदर सेक्शन 17 से शुरू हो जाओ, सेक्शन 17, 18, 19, 20, 21, 22 और कस्टडी एसेट्रा कर देता हूँ, स्पेसिफिकली तो याद नहीं आ रहा। देखो कितने मेंटेनेंस है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एसेट्रा, सारे क्लेम कर सकती है एक ही साथ, एक ही केस के अंदर, ठीक है ना। हाँ बट मेंशन जरूर करना पड़ेगा, ऐसा नहीं होगा कि ये कोर्ट की ड्यूटी है कि इसको सारे के सारे मेंटेनेंस दिए जाए। ये क्लेम जरूर करेगी, अलग अलग फाइल ना बनाए, एक ही फाइल के अंदर क्लेम कर ले। हाँ डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर भी आ गया, और लेट से अगर चोट भी लग चुकी है तो यस ये लो, कोई बात नहीं, हर्ट ग्रीवियस सर्टिफिकेट लेते हैं, उसमें हमारे पास तो नाम भी है, ठीक हो गया। सासू गहने ना दे रही काट के, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, यस ये केस है। देखो कितना टिल्टेड है, लड़के के पास कुछ नहीं है सिवाय इसके कि देखो जी जज साहब, मैं तो अपना घर बसाना चाहता हूँ। कैसे प्रूव करेगा, आरसीआर की पिटिशन डाल के, ठीक हो गया, डन, वो जाएगा ना, और क्या करो। हाँ वैसा वर्षा अगर हस्बैंड चाहे तो वो भी केस डाल सकता है कि मैं क्रूअल नहीं हूँ जी, ये क्रूअल है। अगर मेंटेनेंस की बात है तो सिर्फ सेक्शन 24-25 का मेंटेनेंस हिंदू मैरिज एक्ट में वो ले सकता है। ऑब्वियसली वो तो ऑलरेडी कंडीशन है, वो बाउंस बैक कराने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि वाइफ जो मांगेगी कोर्ट उसको उठा के दे देगा, चाहे पिटीशन, चाहे रिटर्न स्टेटमेंट, चाहे रिप्लाई, चाहे पिटीशन या कंप्लीट व्हाटसोएवर, प्रूव करनी पड़ेगी, सिर्फ लिखने से बात नहीं बनती। जितना प्रूव होगा, जितना प्रूव होगा उतना ही अलाउड होगा। बिल्कुल हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है। आजकल तो तुम देख ही रहे हो, ठीक है जी। अब वो कोई भी है, कोई लेडी पहुंच जाती है आजकल, कोर्ट जो है सख्त हो गई। वो कौन था वो, सौरभ जोशी, क्या ना सौरभ जोशी नाम था क्या उसका, नहीं सौरभ जोशी तो इन्फ्लुएंसर हो गई। एक वो कौन है वो, बड़ा फेमस हुआ था एक, लगभग 2-1 साल तो हो चुके हैं, जिसने वीडियो बना के फिर सुसाइड कर दिया था और ये बोल दिया था कि अगर मेरे को न्याय मिल जाए। हाँ वो उसका 3, हाँ 3 करोड़ तो नहीं, मंथली उसकी 3, 3.25 लाख या 4 लाख रुपए सैलरी थी, ठीक है ना। आ, उसने जिसने ये बोला था, अगर तुम या रिमाइंड कर पा रहे हो, उसने ये बोला था कि भाई मुझे अगर न्याय मिल जाए तो मेरी जो अस्थियां हैं वो गंगा जी में बहा देना, वरना वरना 30 हजार कोर्ट के गटर में डाल देना। अपना दिल्ली का केस है भाई, पूरे देश में आग लग गई थी उस केस से, ठीक है जी। कुछ नहीं हुआ, वो गटर में ही जाएगा। हाँ हो गई, बाहर हो गए। जिस जज ने, क्योंकि जज के ऊपर भी एलिगेशन लगाए थे कि जज भी बहुत तंग कर रही थी बेसिकली उसको। ऐसे जजेस होते हैं जो तंग करते हैं, ऐसे जजेस भी होते हैं जिनका बिहेवियर बहुत अच्छा होता है। ये ठीक एक नॉर्मल डिपार्टमेंट की तरह होता है, एक जज बहुत अच्छा है, एक डॉक्टर बहुत अच्छा है, या ये डॉक्टर इसको दिखवा ले, ये डॉक्टर बहुत अच्छा है, नॉलेज भी है, काम भी आता है यार, ना तो इसको काम आता है ना इसकी बोली में शुक्र है, ठीक हो गया। हर जगह मिलेगा। डॉक्टर को तो प्रमोशन, डॉक्टर कह रहा हूँ, जज को तो प्रमोशन मिल चुकी है, ठीक है ना, हम नाम नहीं लेंगे जज साहिबा का, ठीक है, उस लड़के का ले सकते हैं, क्योंकि उसको तो जाना तो गटर में, ठीक है ना। बदलाव होना चाहिए, बदलाव ऐसा नहीं है कि हो नहीं हो रहा, बदलाव हो रहा है। लेकिन ये जो बदलाव है मैट्रिमोनियल केसेस लॉज के अंदर, ये बदलाव लास्ट में आने वाले बदलाव में से एक होगा, ठीक है ना। हाँ फिर या तो सीधी सिंपल सी बात है, या तो ये इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज ही बैठेगा। जब ये इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज बैठेगा तो फिर सरकार और लेजिस्लेशन की पूरे ग्लोब के ऊपर भरतरसना होगी कि इनके पूर्वजों ने इनको इतना अच्छा, दुनिया का सबसे अच्छा और महान इंस्टीट्यूशन बना के दिया शादी का, और जो जनरेशन आगे आ रही है उन्होंने सत्यानाश कर दिया। ये बहुत बड़ा फेलियर होगा एज अ जनरेशन,
एज अ रेस हमारे देश का, और सिर्फ हिंदूज में। किसी के मैरिज इंस्टीट्यूशन में फर्क नहीं पड़ रहा, सिर्फ हिंदुओं के मैरिज इंस्टीट्यूशन में फर्क पड़ रहा है। ठीक हो गया? डन? सिंपल हो गया? तो ये प्रैक्टिस के जैसे बताया है कि भाई हस्बैंड के पास सिर्फ एक ही रास्ता होता है, थोड़ा सा जो जज साहब है उसकी कुदृष्टि से थोड़ा सा हटने का। वो क्या बोलेगा, जज साहब मैं तो अपना घर बसाना चाह रहा हूँ, देखो जी सारे के सारे केस डाल रखे हैं, मैं तो आज भी ये केस डाल रहा हूँ कि मेरा घर बसवा दो। क्यों? क्योंकि ये घर छोड़ के चली गई है, मेंटेनेंस मेंटेनेंस तो सब चाहिए इसको, पुरोल्टी पुरोल का जो कुछ भी इसको चाहिए, लेकिन ये घर छोड़कर चली गई है, इसको बोलो घर में आ जाए, सब कुछ यही है। जैसे आरसीआर की पिटीशन आएगी, जज साहब थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा, कितना, 0.001%। ठीक है? सही हो गया? इसी कारण से, वरना ध्यान रखना मर्द जो होता है बहुत लास्ट फैसला होता है उसके जीवन में कि मैं अपना जीवन ही अंत कर देता हूँ, लेकिन लाइन लगी हुई है, लाइन लगी हुई है। एनसीआरबी का डाटा मत उठाना, अगर कोई उठा रहा है तो हिल जाओगे। एक साल में 50,000 प्लस है सुसाइड, 50,000 प्लस सुसाइड है। यस, 50,000 प्लस। मैंने ये डाटा देखा था एनसीआरबी का, मैंने थीसिस जमा कराया 2023। ठीक है ना? अब तो बढ़ ही गया होगा। ठीक है ना? अब होगा क्या, अब यहाँ वहां से थोड़े थोड़े और, अब जैसे क्या है कि ये लिव इन का कंसेप्ट क्यों आ रहा है, ये इसीलिए आ रहा है क्योंकि लड़कों के अंदर हिम्मत ही नहीं है भाई, वो घर बसा ले अपना, ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ये कंसेप्ट ये इसीलिए आ रहे हैं। ठीक है ना? चलो जाने दो उसको, समझ गए, सिर्फ प्रैक्टिस के जरिए बता दिया है। आओ जरा इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री कर लेते हैं। हमने ये जान लिया है कि भाई जो सनातन जो मैरिटल इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज है उसके अंदर ना तो डाइवोर्स जैसी कोई चीज़ है, ना ही घर बसाने जैसी कोई चीज़, मतलब घर बसाने के लिए कोर्ट कचहरियों में जाना पड़े, राजा के सामने या फिर न्यायालय जाना पड़े, न्यायाधीश को बताना पड़े, नहीं, कोई आवश्यकता नहीं। क्योंकि आवश्यकता पड़ी नहीं, ऐसी समस्या हमारे समाज में, हमारे पूर्वजों के समाज में आई ही नहीं, तो इसके लिए शब्दों का निर्माण या कंसेप्ट या फिर इंस्टीट्यूशन का निर्माण नहीं किया गया। ठीक हो गया? सिंपल हो गया? तो फिर ये आया कहां से है? चलो, हिस्ट्री का हेडिंग बना ली या फिर पॉइंट बना लिया आपने? सबसे पहले, या फिर मैं कहूं इसका ओरिजिन जो है वो जूइश लॉ में है। जूइश लॉ मतलब जैसे इस्लामिक किताब कुरान, क्रिश्चियन किताब, क्रिश्चियन किताब बाइबल, यहूदी किताब, यहूदी या फिर जू की किताब तौरात। ठीक है ना? जूइश लॉ से यह बाइबल में चली गई। जूइश तौरात, इंजील से फिर ये कुरान में चली गई। बाइबल को अरबी में इंजील बोलते हैं। ठीक है ना? के से कर लो या फिर क्यू से कर लो, बात एक ही है। कुरान कर लो या खुरान कर लो, जो भी है। यहां से आने के बाद ध्यान रखो ये तीनों कम्युनिटी भारत में आई हैं। ठीक है जी? यहां से ये फिर हिंदू मैरिज लॉ के अंदर आ गई। ठीक हो गया? सही। जो ओरिजिनल कंसेप्ट है यानी जो जूइश कॉन्सेप्ट है रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट का, ये कैसे एनफोर्स या फिर कैसे एग्जीक्यूट कराया जाता था? हस्बैंड सीधा सिंपल कंप्लेंट करता था, जो जूइश समाज होता था उसमें जो न्याय व्यवस्था होती थी उसके अकॉर्डिंग। ठीक है जी? कोई पुलिस थाना है इनके लिए तो पुलिस थाने में या फिर कोर्ट के सामने कर दिया है। ठीक है जी? तो क्या करते थे, उस वाइफ को अरेस्ट कर कर लेकर आया जाता था और उसको घर में चैन लगा के बंद कर दिया जाता था। जब ये जूइश लॉ से, जब ये क्रिश्चियन लॉ के अंदर आया या फिर बाइबल के अंदर आया, तो इसको एग्जीक्यूट कराने का जो था ना फॉर्मूला, उसको हटा दिया गया। सिंपल, कोर्ट को, जो चर्च कोर्ट थी, जो चर्च वाली कोर्ट होती थी या फिर रिलीजियस कोर्ट जो होती थी, मिशनरी कोर्ट जो होती थी, उनके ऊपर जिम्मेदारी छोड़ दी कि भाई तुम जो है इनका घर बसा के दोगे।
फिर वो बैप्टिज्म बुप्टिज्म वो बुगी बुगी जो भी करते हो ठीक है ठीक, वो सारा का सारा डन, सिंपल। फिर उसके बाद ये ऑर्डर भी ऐसे ही, सबसे पहले ओरिजिन में कौन आए, जूइश आए, जूइश के बाद क्रिश्चियंस आए, ठीक है ना, उत्पन्न हुए उत्पत्ति में। उसके बाद मुसलमान आए, ठीक है ना, इस्लाम उसके बाद आया, ठीक है जी। इस्लामिक लॉ ऑफ रेस्टिट्यूशन भी एग्जीक्यूशन में थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है, मोर और लेस जूइश लॉ के बराबर है। बड़ी किताब तो कहती है कि आप पीट भी सकते हो, ठीक है ना माने तो पीट भी सकते हो, बट इतना नहीं पीटना कि उसका थोबड़ा हरा हो जाए, नीला नहीं, हरा हो जाए। नीला थोबड़ा कर सकते हो मार मार के, बट हरा नहीं करना, समझ रहे हो, डंडे से पीट सकते हो, ठीक हो गया, ठीक ऐसे ही जैसे कैटल को पीटा जाता है, ठीक हो। तो वहीं दोबारा से एग्जीक्यूशन आ गया है, ठीक है ना। अब अगेन अगर हिंदू लॉ की बात करोगे तो एग्जीक्यूशन एनफोर्स कराने के लिए नहीं है, सिर्फ कंप्लेंट डाली जा सकती है, घर बसाना ना बसाना तो उस लेडी या फिर उस जेंट्स के ऊपर है, ठीक है। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि ये सिर्फ हस्बैंड हस्बैंड के लिए कि हस्बैंड डाले, मैं तो सिर्फ प्रैक्टिस के दृष्टिकोण से तुमको बता दिया कि एक बचाव की तरह यूज हो सकता है। मान लो अगर हस्बैंड घर छोड़कर चला जाए तो क्या वाइफ डाल सकती है आरसीआर का केस, यस डाल सकती है, ठीक है, सिंपल। चलो, ओरिजिन पता लग गया, ठीक है। आओ जरा पढ़ते हैं केस क्या है। चलो कुछ नहीं है, आओ। सेक्शन 9, व्हेन ईदर, या तो हस्बैंड या फिर वाइफ, दोनों को अंडरलाइन कर लेना और को जरा सर्कल कर लेना, ठीक है, हैज विदाउट रीजनेबल एक्सक्यूज, बिना रीजनेबल कारण के, बिना कारण के, ठीक है, विड्रॉन फ्रॉम द सोसाइटी, सोसाइटी ही विड्रॉ कर दी है उसने, किसकी, ऑफ द अदर, दूसरे की, द एग्रीव्ड पार्टी, चाहे हस्बैंड चाहे या फिर वाइफ, ठीक है जी, में अंडरलाइन में अप्लाई, कैसे, वाया या फिर बाय पटिशन, कहा, टू द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, अंडरलाइन करते हुए चले जाओ, किस लिए, फॉर रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स, एंड प्लस लगाओ एंड के ऊपर, कोर्ट ऑन बीइंग सेटिस्फाइड ऑफ ट्रूथ, अंडरलाइन, कोर्ट को सेटिस्फाई करना पड़ेगा कि जी बिना कारण के गई है या फिर बिना कारण के गया है, छोड़ के घर पे नहीं आ रहा है, ठीक है ना। कोर्ट यदि सेटिस्फाई हो गई ऑफ द ट्रुथ के ये सच बोल रही है या फिर ये सच बोल रहा है, व्हाटसोएवर ऑफ द स्टेटमेंट, इसकी स्टेटमेंट, इसका कथन एकदम सत्य है, मेड इन सच पिटिशन, जो पिटिशन के द्वारा बनाया गया है, एंड प्लस लगाओ दोबारा से एंड के ऊपर, देर इज नो लीगल ग्राउंड, कोई भी लीगल ग्राउंड नहीं है कि क्यों एप्लीकेशन को अलाउ ना किया जाए। इसने पिटिशन के थ्रू जो स्टेटमेंट बनाई है कि फलाना आदमी बिना किसी कारण के घर छोड़कर चला गया है, उसने मेरी सोसाइटी को विड्रॉ कर लिया है, ठीक है जी, या फिर अपनी सोसाइटी में से मेरा विड्रॉल करवा दिया है और वो चला गया है, ठीक है जी, कोर्ट को उसके बाद आपने सेटिस्फाई भी कर दिया है, ठीक है जी, और सेटिस्फाई होने के बाद जो लास्ट क्वेश्चन है जो कोर्ट अपने माइंड से सोचेगी कि इसकी पिटिशन को क्यों ना अलाउ किया जाए, ये लगभग हर केस के अंदर जो है ना एक फिक्स क्वेश्चन होता है, चाहे क्रिमिनल चाहे सिविल, जो कोर्ट अपने आप से पूछती है। कई जजमेंट में आपको यह सवाल और उसका उत्तर, उसकी जस्टिफिकेशन मिल जाएगी, कई जजमेंट के अंदर नहीं मिलेगी। अगर ये वाला केस है और इसका यदि कोई ऑर्डर आएगा तो आपको उन ऑर्डर के अंदर ये सवाल और उसकी जस्टिफिकेशन मिलेगी जज के द्वारा लिखी हुई, जज को लिखना पड़ेगा। और मेरी नज़र में ऐसा कोई भी कारण मुझे नहीं मिला कि क्यों इसके घर को, ये जो इसकी पटिशन है घर बसाने की, क्यों उसको अलाउ क्यों ना किया जाए, यानी जस्टिफाई तो करनी पड़ेगी, सिंपल। रेशो डिसिडेंडी तो हर चीज के लिए है, मैं तो पर्टिकुलर सिर्फ एक सवाल की बात बोल रहा हूँ। मैंने अभी अभी आपको बोला ये सवाल इन जनरल पूछता है हर जज, ठीक है ना, लेकिन जजमेंट में लिखे ऐसा नहीं है।
लेकिन अगर इस केस की यदि ऑर्डर या फिर जजमेंट आ रही है तो जजमेंट या फिर ऑर्डर के अंदर जज साहब लिखेंगे, क्या लिखेंगे जज साहब? जज साहब को लिखना होगा कि पिटीशन आई है, पिटीशन के अंदर एक स्टेटमेंट आई है कि जो रिस्पोंडेंट है उसने पिटिशनर की सोसाइटी से विड्रॉल ले लिया है और पिटिशनर की समझ से कोई भी कारण नहीं बताया गया है। ठीक है जी, हमने इंक्वायरी करी है, इंक्वायरी के बाद कोर्ट टोटली सेटिस्फाई हो चुकी है कि कोई कारण नहीं है। ऐसा थोड़ी ना है कि सिर्फ पिटीशन आई और अगले दिन जो ऑर्डर कर दिया। पिटीशन आ गई, समन भी तो जाएगा। लेट से सिंपल कर लेते हैं, हस्बैंड ने पिटीशन डाली है और वाइफ चली गई छोड़ के। ठीक है ना? सही सही। अब क्या हुआ, कोर्ट समन पहुंचाएगी, समन वाइफ को मिल गया, वाइफ आई, बहाने तो वो बहुत बता रही है, एक्सक्यूजेस तो वो बहुत बता रही है, लेकिन एक भी एक्सक्यूज रीजनेबल नहीं है। जी ये अपनी मम्मी से बात करता है, हाँ तो ये जी क्या कहूँ, कोई भी छोटी मोटी बात, हाँ ये रोंदू है, ही इज अ ममाज बॉय। ठीक है ना? सही, सिंपल। कोई भी दूसरा कारण, कारण तो बहुत बता रही है, इसने मेरे से ज्वेलरी का वादा किया था, इसने मेरे को ज्वेलरी नहीं दिलवाई, मेरे को रिंग नहीं दिलवाई, मेरे ये क्या होते हैं, ये क्या बोलते हैं, झुमके, इंग्लिश में क्या कहते हैं, इयरिंग्स, जो भी। ठीक है ना? चलो सही, ये नहीं दिलवाया, हाँ तो घर छोड़ के चली जाएगी फिर? कहाँ गई है? अपने घर, तेरा पापा दिवाओगे तेने? ठीक हो क्या? डन। रीजनेबल लग रहा है क्या सोसाइटी छोड़ने जैसा? लेट से वाइफ आकर ये बोलती है कि ये अपने घर पे जीरा ख्याल रखता है, कॉन्क्यूमेंट रखता है, रीजनेबल? मैंने घर छोड़ दिया जी, मैंने इसको बोला प्यार से कि भाई तू ये काम क्यों कर रहा है, ये नहीं मानो तो मैं चली गई, एक्सक्यूज है, रीजनेबल? यस रीजनेबल। जी ये मुझे मारता पीटता है, क्या करें जी, मेरे पास रास्ता ही नहीं है, ये आता है पी के और बहुत मारता है मुझे। ठीक है, ये बीस्टियलिटी करता है जी, जानवर है ये, मेरे बस की नहीं, मैं चली गई। ठीक है, बहुत गंदी जबान है इसकी, बहुत गड़कंडा है, गालियां ही बहुत निकालता है ये। मेरे से नहीं सुनता है, सुना जाता है जी। इसको बोलो ना फ्री हो गए एक बार, अपना अपनी जबान पे जो लगाम लगा के आपके सामने खड़ा हुआ है, उसको बोलो ना जबान छोड़े, एक बार लगाम खोले, आप भी सुनो उसके प्रवचन। ठीक है ना? आप कैसे कह सकते हो गाली देता है? ये लो जी, ये लो, ये वीडियो रिकॉर्डिंग में, इतनी वीडियो रिकॉर्डिंग भी है, ऑडियो रिकॉर्डिंग भी है, ये घर में घुसता है और गालियां देना शुरू कर देता है। अरे कौन सुनेगा भाई गाली? ठीक है ना? एक ने तो तेरे को अपनी लड़की दे रखी है, एहसान कर रखा है, उन्होंने कभी गाली नहीं दी इसको, तू अच्छा, अरे वाह, ऐसे थोड़ी ना होगा। ठीक हो गया, सिंपल, सही हो जाएगा। कोर्ट एक छोटी सी इंक्वायरी करेगी, इंक्वायरी करते ही पता लग जाएगा भाई जो एक्सक्यूज ये दे रही है, दे रहा है, क्या वो रीजनेबल है। हम्म, तो फिर हम आरसीआर का ऑर्डर कर देंगे। मत करे, फिर ये ग्राउंड बन जाएगा डाइवोर्स के। ठीक है ना? ध्यान रखना, कोर्ट केसेस होते हैं, ठीक है ना, तो ये कंडक्ट जो आपका होता है, और खासतौर से मैट्रिमोनियल कोर्ट्स के अंदर ये कंडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। जजेस 2 मिनट नहीं लगाते हैं कि मैडम आप यहीं नहीं रुक रहे, आप तो मेरे को ही नहीं बख्श रहे, आप इनको तो जब बख्शोगे। ठीक है ना? आपको कितनी बार रोक दिया, आप रुक ही नहीं रहे, नहीं मुझे तो आपके अंदर गड़बड़ लग रही है, बिहेवियर आपका खराब है मैडम, इसका खराब नहीं है। आप ऐसे कैसे कह सकते हो कि ये लड़ता है, इसने आरसीआर का केस डाला है, वो आप थे कि आरसीआर का ऑर्डर होने के बावजूद भी आपने जाके इसके यहाँ पे घर नहीं बसाया अपना। अब आप यहाँ के आके मुझे दूसरी कहानी बता रहे हो, जज है वो, दिमाग दिमाग उसके अंदर। और ऐसा नहीं है कि एक ही केस चल रहा है, बंच ऑफ बकेट्स भरी हुई, टोकरियां भरी हुई केसेस की। ठीक है ना? ध्यान रखना, ये नेगेटिव पॉजिटिव हर कोई आदमी देखता है। ठीक है ना? बिल्कुल जीरो माइंड होके तो कोई भी नहीं है।
ठीक है ना। लेट से कोई जीरो माइंड है तो फिर वो शादी नहीं कर रहा है, ठीक है ना, उसको किसी भड़क की आवश्यकता नहीं है ठीक है। फिर वो लोगों को बोलता है, ठीक है ना, कोई बात नहीं, किसी ने गाली दे दी तो कोई बात नहीं, ठीक है ना। चलो, डन हो गया, सिंपल। चलो आगे आ जाओ। अगर कोर्ट सेटिस्फाई हो गई है, फिर उसके बाद जो कोर्ट है फिर अपने आप से सवाल पूछेगी भाई चलो भाई ठीक है, रीजनेबल एक्सक्यूज भी नहीं आया है मेरी नज़र में, अब वो जजमेंट में लिख रहा है जैसे कि मेरी नज़र में कोई भी ऐसा कारण नहीं है कि इसकी जो पिटीशन है इसको रिजेक्ट कर दिया जाए, ठीक है ना। तो फिर क्या ऑर्डर आएगा, चलो भैया कि आरसीआर का जो है ऑर्डर दिया जा रहा है, ठीक है जी, नाउ आज की डेट से 1 साल का समय दिया जाता है किसको, रिस्पोंडेंट को, कि वो जो सोसाइटी विड्रॉ करके बैठी हुई है वो वापस से रिज्यूम करे, ठीक है ना। और जो भी मैट्रिमोनियल कोर्स होता है आपका, जो भी बेसिकली इसको ट्रीटमेंट बोलते हैं लीगल लैंग्वेज में, जो भी ट्रीटमेंट एक स्पाउस के साथ होता है, जो भी जनरल और मैट्रिमोनियल ट्रीटमेंट होता है, उसी ट्रीटमेंट को वो फॉलो करे, रिज्यूम करे। डन हो गया, सिंपल। अब सीधी सिंपल सी बात, वो रिज्यूम करती है या नहीं करती है उसके कॉन्सिक्वेंसेज आगे हैं, वो हम डाइवोर्स के समय करेंगे, अभी नहीं फंसाऊंगा, वरना फिर वो बहुत कुछ बड़ी बात है। ठीक हो गया, आरसीआर समझ में आ गया, डन, सिंपल। अब सिंपल एक बात आ जाती है, क्या आप सवाल आ जाता है, एक मोटा सवाल तो सिंपल सिंपल सा ही आ जाता है कि जी इसकी नौकरी लगी हुई है, शादी का घर कहाँ है, रोहतक में, नौकरी लगी हुई है चंडीगढ़ में, और वो नौकरी करने के लिए गई, जब छुट्टी मिलती है तब आती है। एक समय पर ये जो क्वेश्चन है ये हर बार जुडिशरी में पूछते होते थे एचपीएस वाले, हर बार। उस समय भी पूछा जाता था जब जुडिशरी का कोई स्पेसिफिक एग्जाम होता ही नहीं था, पता है। ये तो सन 2000 से शुरू हुआ है ये पीटी मेंस जुडिशरी का अलग से, सीधा एचसीएस के एग्जाम होते थे, एक ही एग्जाम होता था। जैसे अपने ये होता है ना आईएएस के एग्जाम, रैंक के हिसाब से किसी ने आईपीएस चुन लिया, किसी ने आईएएस चुन लिया, ठीक है ना, किसी ने सिक्योरिटी चुन लिया, किसी ने कॉन्फिडेंशियल डिपार्टमेंट चुन लिया, किसी ने फॉरेस्ट चुन लिया, किसी ने फॉरेन कंट्री चुन लिया, ठीक हो गया। पहले एससीएस का एग्जाम ऐसे होता था, अगर आपके नंबर बहुत अच्छे हैं तो आपको जुडिशरी मिल जाएगी, ठीक है ना। अगर आप एक नंबर ऐसा भी होता है जो ये आईएएस के या फिर एससीएस का जो एग्जाम होता है उसके ऊपर बच्चे के ऊपर छोड़ देते हैं, कैंडिडेट के ऊपर, हाँ भाई तू कहाँ जाना चाहता है, तू तेरे को क्या क्या चाहिए, ठीक है ना। मेडिकल में भी ऐसे ही होता है, जितनी ऊपर की रैंक लेकर आओगे आपके पास उतने ऑप्शन खुल जाएंगे। सबसे बड़ी ऑप्शन मेडिकल में, ऑप्शन भाई किस में जाओगे आप, आँख डिपार्टमेंट, नाक डिपार्टमेंट, हड्डी डिपार्टमेंट, नहीं आप समझ ही नहीं रहे, चुनना तो पहले ही पड़ेगा बेटा। ये डॉक्टर की क्या होती है, नहीं नहीं समझ रहे, क्या एमबीबीएस में, एमबीबीएस जिसका एडमिशन हो गया है एमबीबीएस में, सीधी सिंपल सी बात है, वो मेडिसिन में जा सकता है, चुनना पड़ेगा ना, चुनना पड़ेगा ना। मैं तो सिर्फ यही तो बोल रहा हूँ, मान लो एक बच्चे ने नीट का एग्जाम टॉप कर लिया, उसकी इच्छा है, ठीक है ना, उसके ऊपर छोड़ दें कौन सा डिपार्टमेंट लेना है, ये नंबर बताएंगे, नंबर ही नहीं है, वो बीडीएस का छात्र है, दांत और दांत डिपार्टमेंट का छात्र है, वो मेडिसिन थोड़ी ना ले पाएगा, या ले सकता है, नहीं ले सकता, मैं भी यही बात बताता हूँ, ये आईएएस में भी ऐसे ही होता है, आप बच्चे के नंबर कितने हैं, उसकी रैंक क्या है, उसके हिसाब से डिसाइड होता है। एचसीएस में पहले ऐसे ही डिसाइड होता था, पीटी नहीं होता था, सीधा मेंस का एग्जाम होता था, ठीक हो गया। हाँ इंटरव्यू तो होता ही होता था, ठीक हो गया, डन, सिंपल। आओ जरा वापस आ जाओ। अब क्या है, नौकरी बाहर लगी हुई है, अब वो नौकरी करने के लिए गई हुई है, यहाँ पे वो पति देव है वो नाराज हो गया है, ठीक है। लेट से घर कैसा है, घर ऐसा है भाई नौकरी की जरूरत ही नहीं है, वो दूसरों को नौकरियां देते हैं, ठीक है, सिंपल।
उसने बात करी, हस्बैंड ने क्या कि भाई तू आजा भगवान, भगवान तो मना कर रही, नहीं मैं तो नौकरी करूंगी, आई वॉन्ट टू बी इंडिपेंडेंट। ठीक हो गया, मैं नए जमाने की लड़की हूँ। ठीक है, ध्यान रखना, एक समय ऐसा था कि इनके बिना काम ही नहीं चलता था। ये सवाल हर बार एचसीएस ने जुडिशरी में पूछा है, उस समय जब सिर्फ मेंस मेंस होता था। उसके बाद 2010-11 तक ये सवाल लगातार पूछा गया, सवाल पूछा जा रहा है अभी भी, लेकिन इसका जो नंबर है ना, काउंट है, वो बहुत कम हो गया है। क्योंकि अब ये समस्या नहीं है, लोगों का माइंडसेट चेंज हो चुका है अब। ठीक है ना, लेकिन सिर्फ हरियाणा 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 की सिचुएशन बता रहा हूँ मैं। जो बिहार जुडिशरी, उसका उसका ठेका नहीं ले रहा मैं। बिहार जुडिशरी में तो अभी भी पूछा जा रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, क्या लगता है, तुम्हारे क्या विचार है? सिचुएशन कैसी है? सिचुएशन ऐसी है कि भाई परिवार जो है पूरा भरा पूरा है, ठीक है जी, बहुत अमीर परिवार है, ठीक है जी, और वो बस जबरदस्ती की नौकरी कर रही है, कोई नहीं जा रहा नौकरी करने की। वो घर में बैठ के जो घर का बिजनेस अगर वो भी संभाल लेगी ना, तो लाख 1.5 लाख तो वो महीने का घर बैठ के कमा लेगी। लेकिन है कुछ उसको, वो अपना चंडीगढ़ चली। ठीक है, नहीं बेटा, अपनी तरफ से मत बनाओ, आप बहुत शब्द बनाते हो, अपनी तरफ से मत बनाओ, बहुत गलत हो जाएगा। फ्री विल है तो आप छोड़ के चले जाओ, फिर शादी क्यों करिए? ये आरसीआर पढ़ रहे हो आप, ये विल नहीं पढ़ रहे हो आप। ठीक है ना, शादी करिए तो रहना पड़ेगा, समाज में रह रहे हो तो समाज के रूल्स एंड कंडीशन के हिसाब से रहना पड़ेगा, फ्री विल कुछ नहीं होती, नो वन इज फ्री। ठीक है ना, सही, डन, सवाल समझ में आया? मैं सिंपल इतना पूछ रहा हूं आपसे, सवाल सुनो और सवाल के अकॉर्डिंग जवाब दो। ठीक है, और लो प्रोसेस करोगे माइंड के अंदर। ठीक है ना, अपने कंसेप्ट ये नहीं करोगे, सिर्फ लो प्रोसेस करना जितना अभी तक पढ़ा है, हिंदू मैरिज का जितना भी अभी तक पढ़ा है हिंदू मैरिज, सिर्फ वो प्रोसेस करना है। खबरदार, पहले ही बोल रहा हूँ। ठीक है ना, क्योंकि एक लिमिट होती है ये चीज़ बार बार रिपीट करने की। मैं, मेरा भी खुद का भी दिमाग, अपना भी एक पोटेंशियल है, या फिर एक, क्या कहूँ मतलब, एक टेम्पर है। बार बार मत करो ऐसी गलती। ठीक है ना, कि मुझे कुछ बोलना पड़ जाए। ठीक है, सिंपल सवाल ये है, क्योंकि हस्बैंड ने ये बोल दिया है कि भाई तू घर रिज्यूम कर ले, सोसाइटी रिज्यूम कर ले, तूने तो छोड़ ही दिया, तू तो साल में एक बार आवा है। समझ रहे हो? सही। दुखी हो गया, वाइफ ने कर दिया मना, मैंने बता दिया आपको किस प्रकार का घर है। ठीक है, बिना कमी का घर है। ठीक है, स्पेसिफिक कंडीशन बता दी है। हस्बैंड चला गया है अब कोर्ट में, उसने सेक्शन 9 का दावा डाल दिया है। आप लोग जजेस हो, डू नॉट प्रोसेस अदरवाइज एनीथिंग इमटेरियल, एनीथिंग इररिलेवेंट इनटू योर माइंड, आई एम वार्निंग यू। ठीक है, सिंपल, एंड डू नॉट गिव मी योर पर्सनल जजमेंट, फ्री विल ये वो ना, नहीं। वकील हो, हाँ बिल्कुल सही सवाल समझे, शाबाश, सवाल यही है। ये बाहर नौकरी लगी हुई मेरी, क्या ये रीजनेबल एक्सक्यूज है क्या? सवाल समझ गए, क्या डिसाइड करना, शाबाश, वेरी गुड, सही। एक एक विचार आ गया, नॉट रीजनेबल एक्सक्यूज। ठीक है, क्या लगता है जेटी, क्या लगता है? हाँ बस यही है, मेरी जॉब लगी हुई है, इसलिए मैं जा रही हूँ, साल में एक बार, रीजनेबल एक्सक्यूज है। ठीक, क्या लगता है जेटी? है, कैसे, क्यों? पुराने समय में ऐसा होता था। ठीक है ना, कुछ जो हाई कोर्ट्स हैं वो उसको इसको रीजनेबल एक्सक्यूज नहीं मानते थे, लेकिन कुछ हाई कोर्ट जिसके अंदर, ध्यान रखना, इसके अंदर मैं आपको एक केस कराऊं, चलो केस लिख ही लो जरा, लिखो, तीरथ कौर वर्सेस कृपाल सिंह। लिखो, पंजाब हाई कोर्ट।
पंजाब एंड हरियाणा नहीं लिखना, पंजाब हाई कोर्ट लिखोगे। ठीक है जी, इसमें समस्या आई है, हमारी स्टेट की अपनी समस्या है, हमारे समाज की समस्या है। ठीक हो गया, सही। चलो जी, हमारी हाई कोर्ट का भी यही टिल्ट है जो आपने बताया। ठीक है ना, कि ये कोई रीजनेबल एक्सक्यूज नहीं है। ठीक हो गया, सही। दूसरे केस को अगर मैं इस केस को थोड़ा सा मैनिपुलेट कर दूं, मैं जरा एक बार देख लूं तुम्हारा क्या टिल्ट बदलता है। चलो ये जो घर की हालत है ना, मैं इसको थोड़ा शिफ्ट कर देता हूँ। भाई घर में तो फाके हैं खाने के। ठीक है ना, ये ठीक है ना। तो क्या अब ये रीजनेबल एक्सक्यूज हो गया इसका मतलब? ठीक है ना, सिंपल। कई हाई कोर्ट, अब मैं बिल्कुल सवाल, बिल्कुल एक सवाल कर देता हूं मैं, ना तो मैं इधर की बात बता रहा हूं ना आपको उधर की बात बता रहा हूं, सीधा सिंपल सा सवाल है। भाई वाइफ की नौकरी है, ठीक है ना, और वो बाहर है शहर से, मैट्रिमोनियल हाउस है, मैट्रिमोनियल होम एक शहर में है और दूसरे शहर में नौकरी है। क्या ये रीजनेबल एक्सक्यूज है सोसाइटी विड्रॉ करने का? एक वोट आ गई यस। नहीं, एक वोट नहीं। क्या लगता है ज्योति, क्या लगता है? कन्फाइन कर दिया, मैं आपको पता ही नहीं है घर के अंदर क्या सिचुएशन है, क्या सिचुएशन नहीं। नहीं, मैं ये कह रहा हूं, मैं आपको बता ही नहीं रहा। मैंने स्पेसिफिकली आपको बताया ना, आपके पूछ रहे मैंने विचार, मैं कह रहा हूं कि मैं आपको कुछ नहीं बता रहा। सिंपल आइसोलेशन में एक स्टेटमेंट है, आइसोलेशन में सोच सकते हैं ना यार, नहीं रुकता दिमाग। सिंपल एक फैक्ट बता रहा हूं क्या, कि भाई वाइफ की नौकरी लगी हुई दूसरे शहर में, एक शहर में मैट्रिमोनियल घर है और दूसरे शहर में उसकी नौकरी है, वो नौकरी पे जाती है। सिंपल यस नो, सिंपल यस। बट नहीं लगाएंगे, फिर सीधा सिंपल यस नो है। आपने बोला कि रीजनेबल एक्सक्यूज है, आपने भी रीजनेबल एक्सक्यूज बोला, जेटी ने बनाकर। ठीक हो गया, डन, सही, सिंपल। इस सवाल को बिल्कुल सिंपल कर लेते हैं अब। क्या सिंपल करते हैं? अब ऐसी कोई समस्या नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली ये जो झगड़ा हो रहा था कई हाई कोर्ट्स के बीच में, ठीक है जी, उस झगड़े का निपटारा कर दिया है। तो कहाँ गया जस्टिस कार्ड जो लिखा तो वो तो, हाँ, लिखो, शांति वर्सेस रोमेश। 1971। ठीक है जी, जस्टिस कार्ड जो लिख लो, काटजू, KATJU, काटजू, पूरी फैमिली जस्टिस रही इनकी। ठीक है ना, जैसे आप इनकी इनकी जस्टिस साहब की रिटायर, अब तो रिटायर हो चुकी है सभी, इनकी आप फोटो देखोगे ना तो आपको समझ में आएगा, ठीक ही है इनका नाम, इनको काट जो ठीक ही बोलते हैं। वो ऐसा लगता है जैसे अभी ठीक हो गया, जस्टिस काट जो सीधा सिंपल बोलते हैं कि ये पुरानी बातें थी। ठीक है ना, क्या, कि भाई वाइफ को जो है बाहर नहीं निकलना, उसको नौकरी नहीं करनी है, ठीक है जी, और उसको जो है हस्बैंड के साथ ही रहना है, हस्बैंड जैसे उसको रखे उसके साथ ही रहना है। अगर वो गरीब स्थिति में है तो गरीबी में रहना है, अगर अमीर स्थिति में तो अमीरी में रहना है। उसके पास ऑप्शन है, वो जाकर बाहर काम कर सकती है, इसीलिए बच्चों को पढ़ाया लिखाया जाता है, लड़कियों को पढ़ाने के लिए भी इसलिए बोला जा रहा है। या पढ़ा लिखा है घर पे रखोगे, पढ़ेगी लिखेगी, ठीक है जी, बाहर जाके नौकरी करेगी, दुनिया देखेगी, दुनियादारी में रहेगी, ठीक है जी, कल को अगर हस्बैंड मर गया तो, अगर घर में ही बांध के रखोगे तो हस्बैंड के साथ ही मरना पड़ेगा।
क्योंकि कुछ बचेगा नहीं, कुछ आएगा नहीं उसको। ठीक है ना, जस्टिस कार्जू ने एब्सोल्युटली मना कर दिया था। ठीक हो गया जी, डन, सिंपल। एक और सवाल है, यस, एक और सवाल बनता है इसके अंदर। इसके अंदर सवाल बनता है कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी का सवाल, लिख लो जरा। एक क्वेश्चन तो लिख लिया आपने, क्या, वाइफ की नौकरी, हस्बैंड की नौकरी का सवाल नहीं है, ध्यान रखो, हस्बैंड की नौकरी का सवाल नहीं है। हस्बैंड की नौकरी अगर बाहर है तो वो जाए बाहर, वो उसको विड्रॉ नहीं मानेंगे। वाइफ के विड्रॉल को, जो नौकरी को विड्रॉल मान लेते हैं, ठीक है ना, जो कि नहीं मानेंगे। दूसरा सवाल लिखो, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ सेक्शन 9। ठीक है जी। ठीक ऐसे ही भाई, अगर हस्बैंड नौकरी करे बाहर तो है ठीक, अगर वाइफ नौकरी बाहर कर रही है तो फिर ठीक नहीं है। वाइफ को तो भैया जबरदस्ती कर दो कि भाई नहीं, तेरे को तो जो है घर पे ही रहना है। ठीक है ना, डन। तो क्या ये फंडामेंटल राइट का इन्फ्रिंज नहीं हो गया आर्टिकल 21 का? ठीक हो गया, सिंपल है। लेकिन अगर आप ये हस्बैंड वाइफ के बीच का ये नौकरियों का झगड़ा हटा दो, ठीक है ना, अगर आप किसी भी सिचुएशन में या तो वाइफ को बोलो कि भाई तू आके घर बसा ले, या फिर हस्बैंड को बोलो कि भाई तू आ जा घर बसा ले अपना, आप किसी भी सूरत में उसको ये बोल रहे हो कि भाई तू अपनी लाइफ अपने तरीके से नहीं जिएगा, तेरी जो राइट टू लाइफ है हम उसके अंदर, यानी कोर्ट उसके अंदर इंफ्रिंज कर रही है, उसको बोल रही है कि नहीं, चल घर बसा अपना। समझ गए? तो क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल है सेक्शन 9? सवाल समझ गए? क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन है? क्योंकि आप जैसे कोई जीवन जीना चाह रहा है उसको वो वाला जीवन नहीं जीने देना चाह रहे, आप उसको बोल रहे हो, चाह नहीं रहे, आप उसको ये बोल रहे हो चल भाई वापस चल, अपना मैट्रिमोनियल होम ज्वाइन कर, रिज्यूम कर। ऐसे नहीं चलेगा। तो वो थोड़ी ना विड्रॉ कर रहा है, पेटिशन तो विड्रॉ नहीं कर रहा, तो पेटिशनर का क्या सोचना है? इस सवाल पे जवाब दो ना, ये पेटिशनर का। ऐसे पॉइंट डिस्कस मत किया करो जो प्रूव ही नहीं हो सकते। अब वो क्या चाह रहा है वो तो उसके अपने मन के अंदर है, हम डिस्कस नहीं कर सकते। ठीक है ना, ऐसे पॉइंट पे आ जाते हो जिस पे डिस्कशन हो ही नहीं सकता। ठीक है ना, बहुत लाइट रखते हैं आर्ग्यूमेंट को, जो भी अपना हम जो भी डिस्कस कर रहे हैं, डिस्कशन को बहुत लाइट रखते हैं, सिंपल। रिस्पोंडेंट को मना कर रहे हैं हम, पेटिशनर की लाइफ का सवाल नहीं है। अगर हम जबरदस्ती कर रहे हैं, जबरदस्ती है आगे ना, कह रहे हैं ना हम उसको जा अपना, चल क्या तू जिंदगी जी रहा है, क्या पब में क्या कर रहा, चले, शादी किस लिए करी थी फिर? ठीक है ना, ये एजेंसी आ रही है अब, तो अब ज्यादा दिक्कत है। ठीक है ना, एक वो मोटी वो वहां पे लद्दाख में लड़ने के लिए गई हुई है, हैं? माफी मांगने गई है, आ गई। अबे मोटी भैंस, है ना, मतलब कई लोगों को देख के मतलब मन कर जाता है ना ये बोलने का कि यार तेरी शक्ल सुंदर नहीं है, सुथरी नहीं है, तो बात तो ठीक कर ले तू। हाँ 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 हाँ, ये जरूर बोलेंगे, मतलब देश की आर्मी को गाली देंगे, मेरे मेरे फलाने आर्मी में, मेरा फलाना आर्मी में। ये है, पता नहीं इस देश की जनरेशन को क्या हो, जाने दो उसको। ठीक है, अब कोई ऐसी वोक हो, या ऐसा वोक हो कोई, ठीक है ना, अब वो जज के सिर हो जाए, तेरे को सैलरी इसलिए आती है क्योंकि मैं तेरे को टैक्स देती हूँ, ठीक है जी, अब उसी के सर हो जाए, मेरा राइट टू लाइफ का इन्फ्लुएंस इन्फ्लुएंस कर दी, ये आगे समस्या आने वाली है इस तरीके की। मतलब क्या कहूँ, मतलब लो माइंड भी नहीं कह सकता, क्योंकि एक्टिव तो है, उल्टी सुल्टी बातों में तो बहुत चलता है। अ, क्या कहूँ, मतलब डेड माइंड भी नहीं कह सकते। ठीक है ना, हाँ, मतलब मैं डफर जरूर कह सकता हूँ। ठीक है ना, मतलब एक इतना डफेरियस एटीट्यूड है, ठीक है ना, कि भाई पड़ोसी का आग लग जाए, ठीक है जी, अपना काम बढ़ना चाहिए, ये डफर होते हैं। ठीक हो गया, सेल्फिश, हाँ सेल्फिश बिल्कुल, एक्सट्रीम। ठीक,
सिंपल, ये आएंगी समस्या। अब यही सवाल आ गया, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल है? आपका क्या विचार है? ठीक है जी, बाकी सभी है बोल रहे हैं? कैसे है बस ये बता दो। बस ध्यान रखना, बिल्कुल कॉमन सेंस का सवाल है, इसका कॉमन सेंस का ही आंसर है। सिंपल, सीधी सिंपल सी बात है। अगर शादी करोगे मैट्रिमोनियल या फिर नप्शियल नोड में बंधोगे या फिर कॉन्जुगल नोड के अंदर बंधोगे, तो अब ड्यूटीज का निर्वाह करने के लिए तैयार रहना है। हम सिर्फ बेनिफिट बेनिफिट अवेल करेंगे इस शादी के, ठीक है ना, और ड्यूटी नहीं अवेल करेंगे, ड्यूटी को हम अवॉइड कर देंगे। ऐसे नहीं चलता। राइट्स एंड ड्यूटी साथ साथ ही निर्वाह करनी पड़ेगी आपको। ठीक हो गया? और वैसे भी फंडामेंटल राइट्स या फंडामेंटल फ्रीडम जो है वो एब्सोल्यूट नहीं है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती हैं, और ये एब्सोल्यूट रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है। ठीक? यस नो? सिंपल हो गया हिसाब किताब? जरा लिखाई शुरू करो। अब इसके अंदर कुछ नहीं है। ये कॉन्स्टिट्यूशनलिटी का कच्चे नोट्स में जरा केस लो लिख लो, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल है कि नहीं है। लिखो, टी सरिथा, SAREETHA, सरिथा, सरिता कहना, सरिता के लो, बट स्पेलिंग याद रखना। वर्सेस टी, टी फॉर ट्री, डॉट वेंकटा सुबैया, सुबैया की स्पेलिंग लिख लो, SUBBAIH, सुबैया, 1983, आंध्र प्रदेश। हाँ जी, आंध्र आंध्र प्रदेश। ठीक है जी। और सुप्रीम कोर्ट का केस तो लिखो जो आपको याद होना ही होना चाहिए। सॉरी, सरोज रानी वर्सेस सुदर्शन कुमार चड्ढा। सुदर्शन कुमार चड्ढा, 1984, सुप्रीम कोर्ट। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट और भी तो हो सकता है कि कोर्ट मुझे आदेश दे रही है कि मैं जाके उसकी सोसाइटी को ज्वाइन या रिज्यूम कर लूं। इसका मतलब कोर्ट मेरी राइट टू प्राइवेसी में उल्लंघन कर रही है। ठीक है, राइट टू प्राइवेसी में उल्लंघन कर रही है, कोर्ट कर रही है। ठीक है, पॉइंट तगड़ा है। राइट टू लाइफ का भी ब्रीच है एक तरीके से, ठीक है ना, राइट टू प्राइवेसी का भी ब्रीच है, ठीक है ना। फिर भी क्या ये सेक्शन कॉन्स्टिट्यूशनल है? कॉन्स्टिट्यूशनल का सवाल इसलिए है, अगर सुप्रीम कोर्ट ने, या सुप्रीम कोर्ट ही बोलेगी वैसे, सुप्रीम कोर्ट के अलावा तो कोई बोलेगी नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने अगर एक बार बोल दिया कि सेक्शन 9 इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, हिंदू मैरिज एक्ट से सेक्शन 9 गायब हो जाएगा, उसमें निकल, उसमें नीचे आ जाएगा हेडिंग में अनकॉन्स्टिट्यूशनल, रिपेल्ड, खत्म, रिमूव कर देंगे उसको। समझ पा रहे हो? लेकिन हम तो पढ़ रहे हैं, हमने अभी तो पढ़ा है RCR, ठीक है ना, कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है ना। कोर्ट इस केस के अंदर कह रहा है, सुदर्शन के केस के अंदर कह रहा है कि ये कोई परियों की शादियां नहीं हो रही हैं, कि परियों का लोक नहीं है कि सिर्फ घूमना फिरना और इंजॉय ही करना होता है, लाइबिलिटियां भी उठानी। हर रिश्ते के जैसे पहलू होते हैं, ऐसे इस वैवाहिक रिश्ते के भी पहलू हैं, जिसके अंदर एंजॉयमेंट है और दूसरे पहलू में लायबिलिटीज हैं। जब इंजॉयमेंट आती है तब कोई इन्फ्रिजमेंट ऑफ प्राइवेसी का केस लेकर नहीं आता, लेकिन जैसे ही लायबिलिटी निभाने पड़ जाती है तो सबको अपने फंडामेंटल राइट्स और फ्रीडम याद आ जाती है। बहुत क्लियर कट सुप्रीम कोर्ट ने बोला। हाँ, ये हार्श जो विचार है ये हम नहीं लिखेंगे, बहुत ही मॉडरेट और लिबरल करके इनको लिखेंगे। ठीक हो गया? सिंपल, डन, चलो लिखो। RCR लिखो, इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज imposes an obligation, imposes an obligation on both of spouses to cohabit
CO-habit, इकट्ठा मत लिखना, कोहैबिट के बीच में डैश लगा, विद ईच अदर, फुल स्टॉप। द नेसेसरी इंप्लीकेशन of marriage is that the parties will live together.